हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू वंस अगेन टू दिस चैनल प्रभावी कंपटीशन हब में सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, विजन आईएएस का करंट अफेयर, अगर आपको मंथली करंट अफेयर चाहिए मास्टर वीडियो, तो ये आपके लिए बेस्ट है। ठीक है, इसमें कंप्लीट आपको विजन आईएएस का ये पूरा मंथली मैगजीन मिलेगा, जो कि अगस्त, ध्यान दीजिएगा, अगस्त 2025 का है। एक एक टॉपिक को बहुत अच्छे से इसमें डिस्कस किया जाएगा एंड आपको ये पूरा रिसर्च कंटेंट इस पे जो है पूरा पढ़ाया जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर आप खुद से पढ़ते हैं तो डेफिनेटली आपको बहुत सारा चीज़ पता नहीं होगा, तो इस वीडियो के थ्रू मैं कोशिश ये रखूंगा कि सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन की जाए। चलिए स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले कहूँगा कि चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। पॉलिटी एंड गवर्नेंस से स्टार्ट करेंगे एज द बुक स्टार्ट्स विथ। ये पर्टिकुलर मैगजीन स्टार्ट होती है पॉलिटी एंड गवर्नेंस से। तो पहला इसमें टॉपिक है द कॉन्स्टिट्यूशन 130th अमेंडमेंट, 130वां अमेंडमेंट बिल है ये। ठीक है, बिल इंट्रोड्यूस किया गया है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट बिल, और इसका सवाल मुझे लगता है कि आपके मेंस में या फिर करंट में जरूर पूछा जाएगा। क्यों चर्चा में आया? क्योंकि यूनियन होम मिनिस्टर हमारे अमित शाह जी, ठीक है, श्री अमित शाह ने इसको इंट्रोड्यूस किया। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बोल रहे हैं इसको, 130th अमेंडमेंट बिल है ये। लोकसभा में इसको लाया गया और लाते ही जैसे कि हड़कंप मच गया। ठीक है, जैसे ये लाया गया, लॉट ऑफ जो ऑपोजिशन के लीडर्स हैं, दे रेज्ड द इशू दैट, कह सकते हैं कि इसको इनडायरेक्टली सेंटर को स्ट्रॉन्ग करने का एक तरीका है, और कह सकते हैं कि इसके थ्रू जो पॉलिटिकल पार्टी अभी सत्ता में है वो ये चाहेगी कि जो भी दूसरे पॉलिटिकल पार्टी के लोग स्टेट्स में रूल कर रहे हैं उनको हटाया जा सके। और इवन मैं बता दूं कि मनोज कुमार झा हैं, एक आरजेडी के लीडर हैं बिहार में। उन्होंने तो ये तक बोल दिया कि कई कद्दावर नेता खुद बीजेपी के जो है उनको हटाने का ये साजिश है। तो ये है क्या, थोड़ा सा समझेंगे। इतना कॉन्टेक्स्ट तो मैंने दे दिया, थोड़ा सा और डिटेल में बताऊं तो ये जो बिल है ये सिक करता है, इट सिक्स टू प्रोवाइड फॉर द रिमूवल ऑफ प्राइम मिनिस्टर। सबसे पहले तो प्राइम मिनिस्टर की ही कुर्सी खतरे में दिख रही है यहाँ पे। चीफ मिनिस्टर एंड एनी अदर मिनिस्टर सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट में जो काम कर रहे हैं उनको हटाया जा सकेगा, या फिर जो लोग यूनियन टेरिटरी में हैं वो काम कर रहे हैं, दिल्ली के, खासकर दिल्ली और पौंडीचेरी की बात करेंगे। तो दिल्ली में चूंकि हम जानते हैं कि स्टेट का खुद का लेजिस्लेचर है, डिस्पाइट की एक यूनियन टेरिटरी है, बट यहाँ पे स्टेट का लेजिस्लेचर है। तो वैसे चीफ मिनिस्टर या कि मिनिस्टर वहाँ पे जो है सेंट्रल गवर्नमेंट में या फिर स्टेट गवर्नमेंट में या फिर यूटी ऑफ दिल्ली, पौंडीचेरी का भी आएगा, एंड अब तो जेएंडके का भी इसमें शामिल किया गया है। ऐसे कोई सीएम है या मिनिस्टर है जो कि 30 दिन से लगातार कस्टडी में है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कन्विक्टेड नहीं है, कस्टडी में है, फॉर ए सीरियस क्रिमिनल ऑफेंस, तो उसको हटाया जा सकता है, उसका रिमूवल हो सकेगा इस पर्टिकुलर बिल के तहत। ठीक है, सो ये इसलिए स्पार्क पैदा हुआ क्योंकि सबको ये लग रहा है, बहुत सारे जो अपोजिशन के लीडर हैं वो ये कह रहे हैं कि इसके थ्रू जो है जो सत्ता में रूल करने वाली पार्टी है वो बाकी पार्टियों के सीएम को हटाएगी। सो इस पर्टिकुलर बिल को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें सिग्निफिकेंट अमेंडमेंट करने पड़ेंगे, लाइक आर्टिकल 75 में अमेंडमेंट करना पड़ेगा, जो कि क्या है, अपॉइंटमेंट, कह सकते हैं कि ये अपॉइंटमेंट जो है प्राइम मिनिस्टर का, मिनिस्टर्स का जो अपॉइंटमेंट होता है उसमें दिया गया है, और लोकसभा का रोल जो है उसको अमेंड करना पड़ेगा। 164 स्टेट लेजिस्लेचर से रिलेटेड है, 239A ये यूटी से रिलेटेड है। इन तीनों को अमेंड करना पड़ेगा। द सेम प्रोविजंस आर एक्सटेंडेड टू यूटी ऑफ पुडुचेरी थ्रू द गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरी अमेंडमेंट बिल 2025 के तहत ये यूटी ऑफ पुडुचेरी पे भी लगेगा। ठीक है, इस यहाँ पे प्रेसिडेंट को जो है पावर दिया जाएगा कि वो हटा सकेंगे इस पर्टिकुलर यूनियन टेरिटरी के सीएम या फिर जो मिनिस्टर होंगे जो कि 30 दिन से ज्यादातर किसी भी सीरियस क्रिमिनल ऑफेंस में उनको कस्टडी में लिया गया हो। ये जो पर्टिकुलर बिल है, ये बिल जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल 2025 के तहत ये अप्लाई किया जाएगा। सेम चीज जम्मू कश्मीर में भी
यहाँ पे एलजी यानी कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं उनको पावर दिया जाएगा कि वो सीएम और मिनिस्टर को हटा सके। ऑल थ्री बिल्स जो हमने अभी डिस्कस किया, दे हैव बीन रेफर्ड टू द ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, ताकि इसमें फर्दर डिटेल्ड स्टडी की जा सके, उसका एग्जामिनेशन किया जा सके। तो अभी हमने इसके बारे में मोटा मोटी जान लिया। अब इसके की प्रोविजंस जो है इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो बिल है 130वां, इसके की प्रोविजंस को जानेंगे। तो इसमें क्या ऐसा ग्राउंड दिया गया है जिस ग्राउंड के दम पे इन पार्टिकुलर यूनियन मिनिस्टर या फिर चीफ मिनिस्टर या फिर खुद प्राइम मिनिस्टर को भी हटाया जा सकता है। तो वो ग्राउंड यही है कि अगर वो अरेस्ट हुए हैं या फिर डिटेन किए गए हैं कस्टडी में 30 दिन से ज्यादा, 30 कॉन्सेक्यूटिव डेज के लिए अगर अरेस्ट किए गए हैं, तो 31वें दिन वो उनको रिजाइन करना पड़ेगा या फिर उनको बाय ऑर्डर हटाया जा सकता है। फॉर एन ऑफेंस पनिशेबल विद 5 और मोर ईयर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट। सारी चीजों के लिए नहीं है, 5 साल जो भी ऑफेंस है, अगर उस ऑफेंस में ऐसी सजा की प्रावधान है कि इस ऑफेंस के लिए तो मिनिमम 5 साल की सजा मिलेगी या उससे ज्यादा की मिलेगी, तभी उनको हटाया जा सकेगा। ठीक है, समझिए बात को। अगर कोई सीएम, यूनियन मिनिस्टर या स्टेट का मिनिस्टर कोई ऐसे ऑफेंस के लिए फ्रेम किया गया है जिसकी सजा 5 या 5 साल से ज्यादा हो सकती है, और उसके सजा फ्रेम किया गया है या फिर उसके लिए उसको कस्टडी में लिया गया है 30 या 30 से ज्यादा के लिए दिन के लिए, तो उसे हटाया जा सकता है। दिस ऑल्सो अप्लाइज टू प्राइम मिनिस्टर, ये प्राइम मिनिस्टर पे भी लागू होता है। अब प्रोसीजर क्या है हटाने का भाई? तो हटाने का सबका अलग अलग प्रोसीजर है, कौन हटाएगा, किसको हटाएगा, उसको करके अलग अलग दिया गया है। तो अगर यूनियन मिनिस्टर्स को ही हटाना है, एक्सक्लूडिंग पीएम को छोड़ के बाकी अगर कोई यूनियन मिनिस्टर है तो उसको हटाने के लिए प्रेसिडेंट हटाएंगे, लेकिन उस हटाने के पीछे जो सजेशन जाएगा वो प्रेसिडेंट के पास प्राइम मिनिस्टर का एडवाइस जाएगा, और वो बंदा जिसपे ये आरोप लगा है जो कस्टडी में है ऑलरेडी 30 दिन से, वो 31वें दिन ऑफ डिटेंशन में उसे हटा दिया जाएगा। अगर मान लीजिए कि कोई एडवाइस नहीं दिया गया प्राइम मिनिस्टर के द्वारा प्रेसिडेंट को, तो ऐसा माना जाएगा कि वो मिनिस्टर को खुद ही ऑटोमेटिकली वो अपना ऑफिस होल्ड करने के लिए सीज हो गया, मतलब कि वो अब ऑफिस नहीं होल्ड कर पाएगा 31st डे से। ठीक बात है। अब अगला देखते हैं, अगर स्टेट का कोई मिनिस्टर को हटाना है एक्सक्लूडिंग सीएम तो क्या करना पड़ेगा? सो ए सिमिलर प्रोविजन अप्लाइज विद द गवर्नर एक्टिंग ऑन एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर। इफ द सीएम डज नॉट एडवाइस बाय 31st डे, द मिनिस्टर ऑटोमेटिकली लूजेस ऑफिस। मतलब कि जैसा कि सेंट्रल गवर्नमेंट में था वैसा ही लगभग सेम, यहाँ पे वहां पे पीएम थे, यहाँ पे सीएम एडवाइस करेंगे गवर्नर को, वहां पे पीएम कर रहे थे प्रेसिडेंट को। ठीक है। अब अगर हम बात कर ले दिल्ली के मिनिस्टर्स के, अगर दिल्ली गवर्नमेंट में जो कि एक यूटी है उसमें अगर किसी मिनिस्टर को हटाना है एक्सक्लूडिंग सीएम, तो प्रेसिडेंट हटाएंगे, लेकिन उसके लिए एडवाइस दिया जाएगा दिल्ली के चीफ मिनिस्टर के द्वारा प्रेसिडेंट को कि भाई इसका 30 दिन का हो गया है लगातार डिटेंशन, अब इसको हटा दीजिए। अगर मान लीजिए कि ऐसा एडवाइस नहीं दिया गया दिल्ली के चीफ मिनिस्टर के द्वारा, तो भी मिनिस्टर जो है ऑटोमेटिकली माना जाएगा कि अब वो अपने ऑफिस को होल्ड नहीं कर पाएगा, वो सीज हो जाएगा, अपना होल्ड नहीं कर पाएगा अपना ऑफिस अब 31st डे से। अगर पीएम को ही हटाना है या फिर सीएम को हटाना है, पीएम तो यूनियन गवर्नमेंट में होते हैं, सीएम स्टेट में हो सकते हैं, और दिल्ली का अपना लेजिस्लेटिव असेंबली है तो वहां भी सीएम होते हैं। तो उस केस में प्राइम मिनिस्टर या फिर चीफ मिनिस्टर को अगर हटाना है तो उनको हटाने का कोई वैसा नहीं है, खुद ही उनको ऑटोमेटिकली अगर ये बिल अमेंडमेंट जो है बिल एक्ट बन गया तो 31वें दिन कॉन्सेक्यूटिव अगर लगातार वो कस्टडी में है तो 31वें दिन उनको खुद ही छोड़ना पड़ेगा, रिजाइन करना पड़ेगा। अगर वो रिजाइन नहीं किए तो माना जाएगा कि उनका ऑफिस अब वो नहीं कंटिन्यू कर सकते हैं। ही सीज टू होल्ड ऑफिस फॉर द डे देयर आफ्टर, यानी कि 30वें दिन के बाद 31वें दिन को अगर वो नहीं रिजाइन करते हैं तो वो माना जाएगा कि भाई वो खुद ही उनका ऑफिस जो है खत्म हो गया, उनका टर्म खत्म हो गया। अच्छा, ये भी बोला जा रहा है कि इसमें कोई बार नहीं है रिअपॉइंटमेंट का। मान लीजिए कोई सीएम है या फिर पीएम है या फिर कोई मिनिस्टर है यूनियन का या फिर स्टेट का, अगर उसे 30 दिन लगातार कस्टडी में रखा गया तो 31वें दिन वो हट जाएगा। तो ऐसा नहीं है ना कि अब मान लीजिए उस ट्रायल हो गया, सब कुछ हो गया, उसको सजा भी मिल गई, सब कुछ हो गया, तो क्या उसका अपॉइंटमेंट होगा? तो हाँ होगा, इस पे कोई बार नहीं है। सो
देयर इज नो बार ऑन रीअपॉइंटमेंट ऑफ ए मिनिस्टर या फिर प्राइम मिनिस्टर या फिर चीफ मिनिस्टर इज अलाउड आफ्टर देयर रिलीज फ्रॉम कस्टडी। अब ये जो बिल है, अब चूंकि थोड़ा सा मेंस पर्सपेक्टिव से सोचे कि क्या सही है क्या गलत है, उसके लिए हमें देखना पड़ेगा आर्गुमेंट्स इन फेवर ऑफ बिल एंड आर्गुमेंट्स अगेंस्ट द बिल, दोनों देखना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले देखेंगे आर्गुमेंट्स इन द फेवर ऑफ दिस बिल। तो आर्गुमेंट फेवर में क्या क्या है, एक तो है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी और एथिकल गवर्नेंस होगा इस बिल को अगर एक्ट बना दिया जाए तो। एग्जाम्पल के तौर पे सुप्रीम कोर्ट ने मनोज नरूला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2014 के केस में इंडिकेट किया था दैट मोरालिटी इज इंट्रिंसिक टू कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क। ठीक है, जो संविधान है उसका मूल जो आधार है जो वो है मोरालिटी। अर्जिंग अगेंस्ट अपॉइंटिंग पर्सन्स विद सीरियस क्रिमिनल चार्जेस एज मिनिस्टर्स। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो प्राइम मिनिस्टर है उनको ये जरूर ध्यान देना चाहिए कि कोई ऐसे मिनिस्टर को, ऐसे बंदे को मिनिस्टर ना बनाया जाए जिसके ऊपर कोई बड़ा क्राइम आरोपित है या फिर उसे सजा मिली है। ये ध्यान में देना चाहिए। बना सकता है लेकिन ये ध्यान में रखना चाहिए कि मोरालिटी जो है वो इंट्रिंसिक चीज है कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क की, तो ध्यान रखना चाहिए, ये कहा था सुप्रीम कोर्ट ने। तो ये तो चीज उसके फेवर में जा रही है कि भाई ठीक है 30 दिन हो गया लगातार वो कस्टडी में है तो उसको हटा दो। नेक्स्ट देखिए प्रोटेक्टिंग पब्लिक ट्रस्ट। नेक्स्ट जो आर्गुमेंट फेवर में आ रहा है वो आ रहा है इस बिल के प्रोटेक्टिंग पब्लिक ट्रस्ट। सो दिस मेजर इज सीन एज ए स्ट्रॉन्ग स्टांस अगेंस्ट करप्शन and criminalization of politics, potentially enhancing public trust in institutions। अगर ऐसा किया जाएगा तो जनता को तो अच्छा ही लगेगा ना, जनता कहेगी कि ठीक है यार उस बंदे पे आरोप तो लगा ही है ना, कोई कुछ ना कुछ तो इंडल्ज है ही वो क्रिमिनल एक्टिविटी में, बिना उसके तो आरोप लगा नहीं है। वो बात अलग है कि उस पर अभी सुनवाई होनी है, उसका प्रूव होना है, तमाम चीजें। तो जनता में ट्रस्ट बनेगा कि ठीक है थोड़ा सा आरोप भी लगा तब भी हटा दिया गया, बाद में भले जो भी कुछ हो। तो ये एक फेवर में आ रहा है। हालांकि कितनी ये सही चीज है गलत चीज है आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है गुड गवर्नेंस। गुड गवर्नेंस इट सीक्स टू एलिमिनेट एनोमली ऑफ गवर्नेंस फ्रॉम जेल। कि भाई कोई बंदा ऑलरेडी कस्टडी में है और वो सीएम भी है तो वो तो जेल से ही गवर्नेंस कर रहा है ना, तो वो तो एक ठीक चीज नहीं है। सो इसको ये हटाएगा बिल, अगर ये आ गया लागू हो गया तो ये बिल इस चीज को सॉर्ट आउट करेगा। aligning executive functions with the accountability and addressing constitutional gaps in accountability। नेक्स्ट जो है वो bridging legal gap। अब ये कैसे भाई, ये भी फेवर में है। The existing representation of People's Act जो कि 1951 का है, आप जानते हैं, इसी के तहत जो है क्वालिफिकेशन ऑफ MP जो इलेक्शन लड़ने जाएगा, डिसक्वालिफिकेशन क्या क्या मेंशन किएगा, वो सारी चीजें हैं। So the existing representation of People's Act disqualifies elected representative, जो कि ऑलरेडी इलेक्टेड है, उसको डिस्क्वालीफाई किस ग्राउंड पे किया जाता है, तो कन्विक्शन पे किया जाता है। ऐसा नहीं है कि भाई वो अभी चार्ज फ्रेम भी नहीं हुआ और आप उसको कस्टडी में ले लिए कि हो सकता है इसने किया हो कोई हीनस क्राइम या बड़ा क्राइम, तो ये ग्राउंड नहीं है। जो ग्राउंड है पीपल्स एक्ट में, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में, वो ये है कि कन्विक्टेड होगा तभी उसको हटाया जा सकता है, डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। बट ये बिल जो है ये एड्रेस करता है इंटरिम पीरियड ऑफ अरेस्ट एंड डिटेंशन। कि मान लो कोई बंदा किया ही है, उसको आप कस्टडी में लिए ही हो, लेकिन जुडिशियल प्रोसेस तो स्लो है, तो उसको पहले ही हटा दो ना। ये कह रहा है कि भाई ये हटाना सही है फेवर में देखा जाए तो। बट अगर ऐसा हुआ कि भाई वो बंदा गलत प्रूफ नहीं हुआ तो क्या करोगे, तो ये थोड़ी सी आर्गुमेंट अगेंस्ट द बिल में आ जाएगा वो। नेक्स्ट देखिए फेयरनेस विथ अदर एम्प्लॉयज। ऑर्डिनरी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जो हैं दे फेस सस्पेंशन आफ्टर 48 आवर्स इन कस्टडी। कोई भी ऑर्डिनरी जो गवर्नमेंट का एम्प्लॉय जनरली वो 48 घंटे या उससे ज़्यादा तक डिटेंशन में चला गया तो उसकी सर्विस को सस्पेंड कर दिया जाता है, उसे सस्पेंड कर दिया जाता है। तो ऐसा क्यों नहीं हम अप्लाई कर सकते हमारे मिनिस्टर्स पे, हमारे PM पे, हमारे CM पे? वो तो और अकाउंटेबल होने चाहिए। तो ये एक फेयरनेस देगा एम्प्लॉयज के साथ, उनको अच्छा लगेगा और उनके साथ फेयर ट्रीटमेंट मिलेगा। अदर देखिए यूनिफॉर्म पार्टी एप्लीकेशन होगा, एडवांस पॉलिटिकल डिक्रिमिनलाइजेशन में एडवांसेस होंगे, फ्रीवुलस अरेस्ट को बैलेंस किया जाएगा, तमाम चीज़। अब हमने एक इसका पहलू देखा है आर्गुमेंट इन फेवर ऑफ बिल। अब हमें ये भी देखना है कि आर्गुमेंट अगेंस्ट द बिल क्या है।
बिल के अगेंस्ट में क्या क्या आर्गुमेंट है वो भी तो देखना जरूरी है। तो पहला जो है वो है पॉलिटिकल वेपनाइजेशन एंड थ्रेट टू फेडरलिज्म। पहला जो है वो है पॉलिटिकल वेपनाइजेशन एंड थ्रेट टू फेडरलिज्म। कैसे भाई? कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट क्या चाहेगी कि उसी की सरकार जो है, मान लो जैसे बीजेपी है तो चाहे कि हर जगह बीजेपी ही रहे। तो कई बार क्या करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट, वो सेंट्रल जो एजेंसीज है ईडी और सीबीआई उसका दुरुपयोग करेगी। वो कहेगी कि जाओ कोई फॉल्स या फ्लिमजी चार्जेस लगाओ लीडर्स पे और उनको लीगल शॉर्टकट के तहत उनको अरेस्ट कस्टडी में लो 30 दिन से ज़्यादा के लिए, ताकि वहाँ की सरकार को गिराया जा सके बिना इलेक्टोरल कॉन्टेस्ट के। ठीक है, तो ये पॉलिटिकल वेपनाइजेशन एक तरीके से होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो अगेंस्ट में आ रहा है वो है प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस एट स्टेक। हमारा संविधान कहता है, हमारा लॉ जो है कहता है, जो जनरल प्रिंसिपल्स हैं लॉ के, जो नेचुरल जस्टिस के पार्ट होते हैं, वो ये कहा जाता है कि कोई बंदा तब तक गिल्टी नहीं है, तब तक इनोसेंट है जब तक उसे गिल्टी प्रूफ ना कर दिया जाए। तो ये इसके अगेंस्ट में जा रहा है। द बिल इज अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। उसके लिए आप चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे, सबूत ले आएंगे, तब तो उसको आप गिल्टी प्रूफ करेंगे। एंड नेचुरल जस्टिस के भी अगेंस्ट में आ रहा है बाय ट्रिगरिंग रिमूवल बेस्ड ऑन द डिटेंशन अलोन विदाउट कन्विक्शन और इवन द फ्रेमिंग ऑफ चार्ज। आप अरेस्ट कर ले रहे हैं, कस्टडी में ले रहे हैं और 30 दिन से ज़्यादा हो गया तो हटा भी दे रहे हैं। इन फैक्ट सुप्रीम कोर्ट ने लीली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस हुआ था, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट डिस्क्वालिफिकेशन बिगिंस ओनली अपॉन कन्विक्शन। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कन्विक्शन पे डिस्क्वालिफिकेशन होना चाहिए, ना कि आप मेयरली आप जो है कह सकते प्रिवेंटिव डिटेंशन करके आप उसको जो है हटा दें, डिस्क्वालीफाई कर दें। ठीक है, अरेस्ट करके या डिटेंशन में लेके आप उसको नहीं डिस्क्वालीफाई कर सकते, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, तो उसके अगेंस्ट में जा रहा है। नेक्स्ट जो अगेंस्ट में जो आर्गुमेंट है वो है इनकंसिस्टेंसी इन ट्रीटमेंट। देयर इज एन इनकंसिस्टेंसी बिटवीन लेजिस्लेटर्स एंड मिनिस्टर्स। क्योंकि लेजिस्लेटर्स अगर कोई कस्टडी में लिया जा रहा है तो उसको आप नहीं हटा रहे हो, ये किसके लिए है? मिनिस्टर्स के लिए है, सीएम के लिए है, पीएम के लिए है। बट व्हाट अबाउट लेजिस्लेटर्स? दे आर आल्सो पार्ट ऑफ द ब्रॉडर पिक्चर। लेजिस्लेटर्स क्यों नहीं हटाए जाएंगे? क्यों आप मिनिस्टर्स को हटा दोगे, सीएम को हटा दोगे, लेजिस्लेटर जो है ऐसे ही जो है कस्टडी में भी रह के काम करेगा? तो ये इनकंसिस्टेंसी है इन ट्रीटमेंट। वाइल मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट दैट इज एमपी एंड स्टेट लेजिस्लेचर के जो मेंबर होते हैं एमएलए आर डिस्क्वालिफाइड ओनली अपॉन कन्विक्शन अंडर द रिप्रेजेंटेटिव पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट जो है, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 के तहत 2 साल से ज़्यादा अगर कन्विक्टेड हैं तो हटाओगे उनको। लेकिन इस बिल में जो है आप मिनिस्टर्स को और सीएम को, पीएम को कह रहे हैं कि आप रिजाइन कर दीजिए, 30 दिन से ज़्यादा डिटेंशन हो गया, तो ये तो यार डिफरेंशियल ट्रीटमेंट हो गया ना। दिस क्रिएट्स ए पैराडॉक्स, दिस क्रिएट्स ए पैराडॉक्स वेयर ए कन्विक्टेड लेजिस्लेटर might continue as minister longer than an arrested minister. नेक्स्ट देखिए, रिवॉल्विंग डोर प्रॉब्लम। ये क्या है भाई? आप कह रहे हैं कि हम हटा दे रहे हैं, लेकिन बाद में जब रीअपॉइंटमेंट में कोई रोक टोक नहीं है, तो इस तरीके से क्या होगा कि बार बार जो है आप हटाएंगे किसी को, फिर वो रीइंस्टेट किया जाएगा, आएगा, रेजिग्नेशन होगा, फिर अपॉइंट होगा, तो ये एक विशियस साइकिल हो जाएगा। सो द प्रोविजन अलाउिंग रीअपॉइंटमेंट आफ्टर रिलीज फ्रॉम कस्टडी could lead to cycles of resignation and reinstatement, causing political instability and potentially incentivizing tactical legal maneuvers. नेक्स्ट जो अगेंस्ट में आ रहा है वो है एक्सिक्यूटिव डिस्क्रिशन एंड पॉलिटिसाइजेशन। द डुअल मैकेनिज्म ऑफ रिमूवल, दैट इज पीएम और सीएम का एडवाइस जो है, या फिर ऑटोमेटिक सेसेशन की पीएम एडवाइस करे तो भी बात ठीक है, नहीं करे तो भी बात ठीक है। तो ये जो डुअल मैकेनिज्म है रिमूवल का, कुड पॉलिटिसाइज द प्रोसेस, जिसमें पीएम जो है उनको जो है पावर है टू प्रोटेक्ट एलाइज और रिमूव होस्टाइल सीएम टू टारगेट राइवल्स। लैक ऑफ सेफगार्ड्स, देयर इज नो प्रोविजन फॉर कंपेंसेशन इफ अरेस्ट इज फाउंड टू बी मलिशियस। मान लीजिए किसी को अरेस्ट किया आपने और उसको हटा भी दिया, डिस्क्वालीफाई कर दिया, पर पता चला कि वो तो भाई ऐसे ही था, मलिशियस था, तो क्या उसको कुछ कंपेंसेशन देंगे? नहीं मिल रहा है।
तो ये लैक ऑफ सेफगार्ड में आएगा। इट कैन इनकरेज मिस यूज ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन एंड लॉज लाइक अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट जो कि 1967 में आया था, एंड प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो कि 2002 में आया था। एग्जाम्पल के तौर पे काफ़ी स्लो प्रोसेस है और काफ़ी कन्विक्शन रेट कम है। जैसे कि मान लीजिए कि 5000 केसेस रजिस्टर किए गए हैं पास्ट 5 ईयर में ईडी के द्वारा, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के द्वारा, और उसमें से कन्विक्शन मात्र 10% में ही मिला है। मतलब 90% जो है केसेस 5000 में से, यानी कि 4500 केसेस जो है मलीशियस थे, उनका कोई औचित्य नहीं था, फॉल्स थे। अब हम थोड़ा सा देखें कि अगर ये चीज़ नहीं लागू भी होती है, बिल जो है अप्लाई नहीं भी होता है, तो क्या कुछ एग्जिस्टिंग लीगल फ्रेमवर्क है या फिर कुछ जजमेंट है जिसके बेसिस पे डिस्क्वालिफिकेशन किया जा सके आफ्टर क्राइम्स, पर्टिकुलर जो है जो बंदे एमपी हैं, जो मिनिस्टर्स हैं, सीएम हैं, तो है। देखिए क्या क्या है। सबसे बड़ा जो अथॉरिटी है, जो लॉ है, वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। इसके सेक्शन 8 ऑफ 3 ऑफ 8 में लेजिस्लेटर जो है वो डिस्क्वालीफाई किए जा सकते हैं फ्रॉम कॉन्टेस्टिंग इलेक्शंस और कंटिन्यूइंग इन द ऑफिस अपॉन कन्विक्शन फॉर सर्टेन क्रिमिनल ऑफेंसेस विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ 2 और मोर ईयर। अगर आप 2 या 2 साल से ज़्यादा के लिए इम्प्रिजनमेंट में हैं तो आप इलेक्शन भी नहीं लड़ पाएंगे, या फिर आप जो है कह सकते हैं कन्विक्टेड भी हैं, ठीक है, कन्विक्टेड हैं आप, ठीक है, कन्विक्टेड हैं तो आप इलेक्शन नहीं लड़ पाएंगे, चुनाव आप कॉन्टेस्ट नहीं कर पाएंगे, या फिर अगर चुनाव आप जीता है आपने तो अपने ऑफिस में कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। एक जजमेंट लिली थॉमस वाला जो मैंने बताया था कि इसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन किया सेक्शन 4 ऑफ 8 जो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट विच हैड अलाउड सिटिंग मेंबर्स टू अवॉइड डिस्क्वालिफिकेशन इफ एन अपील वाज फाइल्ड अगेंस्ट द कन्विक्शन। मनोज नरूला वाला यहाँ पे कोर्ट ने ये कह दिया था कि ठीक है, आप किसी क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले बंदे को आप एमपी बना सकते हैं, सॉरी मिनिस्टर बना सकते हैं, कोई बार नहीं है, बट पीएम जो है वो कंसीडर करे मोरालिटी को, क्योंकि अगर कोई बंदा आप बना रहे हैं मिनिस्टर बना रहे हैं तो आपको एक बार सोचना चाहिए कि उसका क्रिमिनल एंटीसीडेंट क्या है। अगर ऐसा है तो जनरली आपको नहीं बनाना चाहिए, ये एडवाइस किया था सुप्रीम कोर्ट ने। और एक और जो है देखिए यहाँ पीआईएल जो फाइल किया था पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन ने 2018 में, तो यहाँ पे बोला गया था कि कोर्ट्स कैन नॉट ऐड न्यू डिस्क्वालिफिकेशन ग्राउंड्स बियॉन्ड लॉज। लॉ ला के ही डिस्क्वालिफिकेशन लाया जाएगा, कोर्ट मेयरली सुप्रीम कोर्ट या फिर कोई भी कोर्ट है वो कोई जो है नया डिस्क्वालिफिकेशन ऐड नहीं करेगी। पार्लियामेंट इज एम्पावर्ड, पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि पार्लियामेंट जो है लॉ लेके आए और एडिशनल अगर कोई डिस्क्वालिफिकेशन का ग्राउंड लाना है तो डेफिनेटली वो ला सकती है, ठीक है। कोर्ट्स कैनॉट ऐड न्यू डिस्क्वालिफिकेशन ग्राउंड्स बियॉन्ड लॉज एंड रिकमेंडेड पार्लियामेंट शुड इनैक्ट लॉज रिक्वायरिंग पॉलिटिकल पार्टीज टू रिवोक मेंबरशिप एंड डिनाई टिकट्स टू सीरियस क्रिमिनल्स। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इन 2016 it recommended amending a Representation of People's Act to bar persons against whom charges are framed by court for an offence punishable with at least 5 years for imprisonment for contesting election। ECI ने ये बोला था कि भाई ठीक है कि RPA को अमेंड कीजिए और जिसपे कोई बंदे पे चार्ज फ्रेम है ऑलरेडी, जिसकी सजा 5 साल से ज़्यादा हो सकती है उस चार्ज की, तो उसको आप मत जो है पार्ट लेने दीजिए इलेक्शन में, ठीक है, या फिर उसको आप डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है। इंटरिम सस्पेंशन लेके आइए। इस बिल के तहत आप ऐसा कर दीजिए कि जब ट्रायल शुरू हो गया, ट्रायल तब आप उसको जो है सीएम के पद से हटा दीजिए, मिनिस्टर के पद से हटा दीजिए, जिस पद पे वो बंदा है। लेकिन आप मेयरली 30 दिन से ज़्यादा अगर कोई बंदा कस्टडी में है उसको ना हटाएं, ये हो सकता है। So rather than outright removal, law could provide for interim suspension of ministerial functions during ongoing trials, allowing governance to continue without compromising accountability। इसके अलावा क्या कर सकते हैं, स्ट्रेंथनिंग पॉलिटिकल पार्टीज रोल। पॉलिटिकल पार्टी को इतना आप स्ट्रेंथन कीजिए, उसको ये सेल्फ डिसिप्लिन फॉलो करवाइए। पॉलिटिकल पार्टी
को खुद ही अपने आप से सेल्फ डिसिप्लिन को इंस्टिल करना चाहिए एंड कमिट करना चाहिए टू नॉट फील्डिंग कैंडिडेट्स विथ क्रिमिनल रिकॉर्ड्स। इसमें आप ये कह सकते हैं कि पॉलिटिकल पार्टियों को विनेबिलिटी के जगह पे जो है फोकस करना चाहिए इंटीग्रिटी को। ये नहीं कि भाई ये बंदा जीतने वाला है, चाहे कि कैसा भी क्रिमिनल बैकग्राउंड हो उसका, उसको आप फील्ड कर दिए, उसको उतार दिए आप मैदान में, तो वो ठीक नहीं है। लॉ कमीशन का रिकमेंडेशन था, जैसे कि लॉ कमीशन ने रिकमेंड किया था कि that the framing of charge for offense punishable by up to 5 years imprisonment should be made an additional ground for disqualification। ये ला सकते हैं आप। This would filter out frivolous or politically motivated arrest by ensuring initial judicial scrutiny। बेल का भी जो है बेल का आप प्रोविजन लाएं कि भाई किसी बंदे को आप अगर मान लीजिए कि आप हीनस या वायलेंट क्राइम के ग्राउंड को छोड़ के अगर किसी बंदे को आप अगर अरेस्ट कर रहे हैं तो उस अरेस्ट में उसे बेल मिलने का भी प्रावधान होना चाहिए, ताकि वाइडर एक्सेप्टेबिलिटी हो इस चीज़ की। फास्ट ट्रैक करना चाहिए क्रिमिनल केसेस को। आप कह रहे हैं कि 30 दिन से ज़्यादा कन्विक्टेड कस्टडी में है तो आप उसको हटा देंगे 31वें दिन से। इससे अच्छा तो ये रहेगा ना कि 30 दिन तक आप कस्टडी में रहने ही मत दीजिए, उसको फटाफट जल्दी जल्दी जो है सुनवाई करके उस पर वर्डिक्ट आए, ताकि पता चले बंदा जो है एक्यूज जो था वो सही में क्राइम किया है कि नहीं किया है। तो यहाँ ये कैसे होगा, फास्ट ट्रैक करना पड़ेगा क्रिमिनल केसेस को। इंस्टीड ऑफ डिस्क्वालीफाइंग मिनिस्टर्स मेयरली बेस्ड ऑन अरेस्ट, द फोकस शुड शिफ्ट टू फास्ट ट्रैकिंग द सीरियस क्रिमिनल केसेस अगेंस्ट मिनिस्टर्स, इंश्योरिंग इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशंस एंड स्विफ्टर ट्रायल्स। इस्टेब्लिश करना चाहिए एन इंडिपेंडेंट रिव्यू मैकेनिज्म को, लाइक ए ट्रिब्यूनल और जुडिशियल पैनल कुड एग्जामिन वेदर कंडीशंस फॉर रिमूवल have been met, preventing executive overreach and ensuring impartial application। तो नेक्स्ट जो करंट अफेयर है वो है प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट। ये पास हो गया है 2025 का। ये एक सिग्निफिकेंट स्टेप है, क्योंकि मैं कुछ बातें बता रहा हूँ आपको। लगभग आज के डेट में कह सकते हैं कि हमारे देश में लगभग हर बंदा, लगभग मैं कह रहा हूँ कि कुछ ही बंदे इसमें छूटे होंगे, लगभग हर बंदा कहीं ना कहीं ऑनलाइन गेमिंग कर रहा था। चाहे वो ड्रीम 11 हो, चाहे वो माई 11 सर्किल हो, चाहे वो ये बेट वो बेट पे खेल रहा था। और इसमें जो हानि हो रही थी ना, जबरदस्त हो रही थी। जो बंदा थोड़ा हार के निकल गया वो तो चलो ठीक है, लेकिन कुछ बंदों को लत लग जाती थी, ठीक है, या होगी, जैसी भी बातें हैं। क्योंकि एक डेटा है मेरे पास, ये डेटा कहता है कि 45 करोड़ इंडियन जो है इसमें लगे हुए थे, और ये जो मनी इन्वॉल्व जो गेमिंग है इसमें लगभग 20,000 करोड़ रुपए गंवाए हैं इन लोगों ने। तो आप कह सकते हैं कि एक बंदा ऑन एन एवरेज 545 रुपये लॉस खाया है। 45 करोड़ बंदों ने लॉस खाया है और एक बंदा इतना पैसा लॉस खाया है। और ये तो मैं एवरेज बता रहा हूँ, इसमें से कुछ ने तो बहुत ज़्यादा खाया होगा लॉस। तो चलिए इसी कॉन्टेक्स्ट में इसमें बात कर रहे हैं कि कैसा है ये पर्टिकुलर एक्ट। तो ये चर्चा में इसलिए आया क्योंकि पार्लियामेंट ने ये पास कर दिया, द प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025 का, इफेक्टिवली बैनिंग ऑनलाइन मनी गेम्स। ऑनलाइन मनी गेम्स को बैन किया गया है। बाकी ई स्पोर्ट्स को प्रमोट किया जाएगा, और नॉर्मल जो गेम्स हैं जिसमें मनी इन्वॉल्व नहीं है, ऑनलाइन गेम्स की बात कर रहा हूं मैं, वो प्रमोट किए जाएंगे, ठीक है। बट जहां पे मनी इन्वॉल्व है वो बैन रहेगा, वाइल प्रमोटिंग एंड रेगुलेटिंग अदर काइंड ऑफ ऑनलाइन गेम्स, ठीक है। थोड़ा सा और इस न्यूज के बारे में देखें तो ये एक्ट जो है इट एम्स टू एस्टैब्लिश ए रोबस्ट लीगल फ्रेमवर्क एंड रेगुलेट, प्रमोट एंड इनकरेज द ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर। पैसा हटा दो ऑनलाइन गेमिंग से तो बुरा नहीं है। For innovation and economic growth and ensure a developed, safe and responsible digital environment for all citizens। अगर ये सही चलेगा, इसमें पैसा इन्वॉल्व नहीं होगा, तो ये सबके लिए अच्छा है, बुरा नहीं है। किसी को और खेलना है खेलो, लेकिन जहाँ पे पैसा आप लॉस खा के खेल रहे हो और एडिक्शन हो गया आपको, मेंटल हेल्थ में आप मेंटल हेल्थ आपका खराब हो रहा है, तो वो ठीक नहीं है। सो इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन हाउस एज फाइनेंस बिल। और किसके तहत, किस आर्टिकल के तहत इंट्रोड्यूस किया गया,
तो आर्टिकल 117 ए एक और आर्टिकल 117 3 के तहत इसको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो है प्रायर रिकमेंडेशन या फिर कह सकते हैं विद ड्यू रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट इसको इंट्रोड्यूस किया गया। जितने भी मनी बिल फाइनेंस बिल होते हैं उसमें प्रेसिडेंट का प्रायर कंकरेंस होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ये एक्ट की जरूरत क्यों पड़ी भाई? तो मैंने बताया कि एडिक्शन हो रहा था लोगों को, एडिक्शन एंड फाइनेंशियल रूइन हो रहा था लोगों को, लोग लगातार पैसा गवा रहे थे। ऑनलाइन मनी गेम्स इनकरेज कंपल्सिव प्लेइंग। कंपल्सिव प्लेइंग क्या होता है कि आपको और कुछ दिखेगा ही नहीं, आपको ये लगेगा कि भाई मुझे तो बस खेलना है, ये आप बाकी दिन के काम भूल जाओगे, आपको एडिक्शन हो जाएगा, आपको लगेगा कि कंपल्सरी है ये खेलना। तो कंपल्सिव प्लेइंग जो है वो ऑनलाइन गेम्स इनकरेज कर रहे थे, लोग कंपल्सरली ऐसा उनको फील होता था, उस विशियस साइकिल में फंस रहे थे कि मुझे खेलना ही खेलना है। एंड उनको ये खेलना क्यों था? क्योंकि उसको लग रहा था कि क्विक प्रॉफिट हो जाएगा, कई केस में होता भी है बट लूजर्स ज्यादा हैं। दिस लीड्स टू एडिक्शन पुशिंग फैमिलीज इनटू डेब्ट एंड डिस्ट्रेस में लोग जा रहे थे। ऐसे भी लोग हैं जिनको मैं जानता हूं 25 लाख 30 लाख रुपए गंवा चुके हैं। अकॉर्डिंग टू यूनियन मिनिस्टर फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी समेति कहा जाता है ऑनलाइन मनी गेमिंग जो है इट हैज नेगेटिवली अफेक्टेड 45 करोड़, ये मैंने डेटा जो आपको शुरू में कोट किया था, who faced a loss of more than 20,000 करोड़ रुपए, मतलब एक बंदा ऑन एन एवरेज 445 रुपए का लॉस खाया है। साथ में मेंटल हेल्थ का इशू, WHO ने भी ये बोल दिया कि भाई गेमिंग डिसऑर्डर है लोगों में, ये एक इंटरनेशनल डिजीज होता जा रहा है। गेमिंग डिसऑर्डर क्या होता है? ये एक पैटर्न है जिसमें आदमी खेलता है ऑनलाइन गेम्स और लॉस कर देता है अपना कंट्रोल, खेलते जाता है, पैसा गंवाते जाता है, अपनी डेली एक्टिविटी को भी नहीं करता है और इसके हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसेस के बाद भी, यानी कि पैसा तो गवा ही रहा है, मेंटल भी इशू है, फिर भी वो परसिस्टेंट है, लगातार खेल रहा है, इस चीज को गेमिंग डिसऑर्डर कहा जाता है। ये इसलिए भी जरूरी था ताकि क्लोज किया जा सके लीगल लूपहोल्स को। गैम्बलिंग एंड बेटिंग जो है दे आर ऑलरेडी रिस्ट्रिक्टेड, भारतीय न्याय संहिता जो है 2023 के तहत गैम्बलिंग और बेटिंग जो है रिस्ट्रिक्टेड है। बट व्हाट अबाउट ऑनलाइन गेमिंग? ऑनलाइन डोमेन में अभी तक अनरेगुलेटेड ये मार्केट चल रहा था, इसको अब रेगुलेट किया जा रहा है, तो अच्छा कदम है। मेनी गेमिंग प्लेटफॉर्म्स ऑपरेट फ्रॉम ऑफशोर जुरिडिक्शन, जैसे कि वो भारत में नहीं है, उनकी कंपनी जो है कहीं फॉरेन की है और उससे जो पैसा वो निकाल रहे हैं वो भारत के ही अगेंस्ट में यूज करेंगे। ऑफशोर जुरिडिक्शन से पैसा कमा रहे हैं, भारत से निकाल रहे हैं, और एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिडिक्शन से और इंटर स्टेट इनकंसिस्टेंसीज देखी जा रही थी और ये पैसा जो है कई बार नेशनल सिक्योरिटी के भी हार्म कर रहा था, थ्रेट बन रहा था। इन्वेस्टिगेशंस हैव शोन दैट सम गेमिंग प्लेटफॉर्म्स वेर बीइंग यूज्ड फॉर टेरर फाइनेंसिंग, illegal messaging and money laundering, effectively compromising the country's security। ये कंट्री के ही सिक्योरिटी को हार्म कर रहे थे। इस पर्टिकुलर एक्ट के तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है इनकरेज करेगी ई स्पोर्ट्स को जहाँ पे पैसा इन्वॉल्व नहीं है। द एक्ट प्रमोट्स पॉजिटिव डिजिटल एंगेजमेंट एंड बूस्ट क्रिएटिव इकोनॉमी एंड इनोवेशन इन द फील्ड ऑफ ई स्पोर्ट्स सेक्टर। अब इसके की प्रोविजंस देख लेते हैं। डिफिनीशन सबसे पहले देखेंगे, इसमें पूरा डिफाइन किया गया है कि ऑनलाइन गेमिंग क्या होगा। ठीक है, तो ऑनलाइन गेमिंग को कहा गया है कि कोई भी गेम विच इज प्लेड ऑन एन इलेक्ट्रॉनिक एंड और अ डिजिटल डिवाइस। इलेक्ट्रॉनिक क्या होगा भाई? मोबाइल है। डिजिटल डिवाइस क्या है? मोबाइल है, लैपटॉप है, वहां पे आप खेल रहे हैं। एंड इज मैनेज्ड एंड ऑपरेटेड एज अ सॉफ्टवेयर थ्रू द इंटरनेट। ठीक है, आप उसके लिए एक सॉफ्टवेयर आप खेल रहे हैं, ऑनलाइन वेब सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, और एनी अदर काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी जहां पे फैसिलिटेट कर रही है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन को, उस पे खेल रहे हैं तो ऑनलाइन गेम कहलाएगा। कैटेगराइजेशन किया गया है ऑनलाइन गेम्स का, जैसे कि इसमें कैटेगरी है ई स्पोर्ट की, ऑनलाइन सोशल गेम्स है, ऑनलाइन मनी गेम्स है। मनी गेम्स ऑफ कोर्स आपको सबसे खतरनाक मैंने बताया कि इसमें जैसे कि ड्रीम 11 हो गया, रमी हो गया, पोकर विन, जो यहाँ पे पैसा इन्वॉल्व था। ठीक है, ई स्पोर्ट बुरा नहीं है, ई स्पोर्ट ऐसा स्पोर्ट है जो कि मोर ऑर्गेनाइज्ड होगा और स्किल की जरूरत होगी, स्किल सेट चाहिए इसमें। आप प्रोबेबिलिटी का गेम नहीं है कि हारेगा जीतेगा पैसा लगा दिए। आप यहाँ पे खेलते हैं, टूर्नामेंट्स होता है,
स्ट्रेटजी चाहिए होती है, कोऑर्डिनेशन स्किल चाहिए होता है इसमें। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं बता दूं कि वेद जो है, एक बंदा है वेद बिलिस बेबॉय बैम्ब, ही बिकम द फर्स्ट इंडियन प्लेयर टू विन पोकेमॉन पोकेमॉन गो वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 का इसने जीता है ऑनलाइन गेमिंग में। तो ये एक ठीक चीज़ है। ऑनलाइन सोशल गेम्स भी होते हैं, जैसे कि आप कह सकते हैं कि वर्डल ऑनलाइन वर्ड गेम है जिसमें आप वर्ड्स बनाते हैं, काहूत है। तो ये हार्मफुल नहीं है, स्किल बेस्ड है, आपको खेलना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लर्निंग है, इसमें सोशल इंटरेक्शन होता है। बट ऑनलाइन मनी गेम्स जहाँ पे आप प्रोबेबिलिटी पे, आपको स्किल की जरूरत हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। बिना स्किल के भी आप क्या करते हो, ड्रीम 11 पे आप टीम बना लेते थे, आप उसमें पैसा लगा देते थे। तो ये हार्मफुल था सबसे ज़्यादा। अब ये जो पर्टिकुलर एक्ट है ये अप्लीकेबल कहाँ कहाँ होगा, सो इट विल अप्लाई टू द होल ऑफ इंडिया, पूरे भारत में अप्लाई होगा, कोई भी भारत का पार्ट नहीं छूटेगा इससे। टू ऑनलाइन मनी गेमिंग सर्विसेज ऑफर्ड विद इन टेरिटरी ऑफ इंडिया और ऑपरेटेड फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। देखो भारत में अप्लाई हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि भारतीय कंपनी जो कर रही है उन्हीं को बैन किया जाएगा। अगर कोई बंदा बाहर से भी ऑपरेट कर रहा है भारत में, उसको भी बैन किया जाएगा, उसको तो सबसे पहले किया जाएगा। एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन होगा ऑनलाइन मनी गेम का, ये क्योंकि काफ़ी डेंजरस था, जहाँ पे रियल मनी गेम इन्वॉल्व होता था उसको प्रोहिबिट कर दिया गया। फर्दर अगर इसमें कोई एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस कर रहा है बैंक के द्वारा, वो भी बैंकों को भी एम्पावर कर दिया गया कि आप बैन कीजिए ऐसे अकाउंट को, ठीक है। अथॉरिटीज हैव आल्सो बीन एम्पावर्ड टू ब्लॉक एक्सेस टू अनलॉफुल प्लेटफॉर्म्स अंडर द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट ऑफ 2000। ये जरूरी था, प्रमोट किया जाएगा, जैसा कि शुरू में ही बताया था मैंने। ई स्पोर्ट ठीक चीज़ है, जहाँ पे ई स्पोर्ट को रिकॉग्नाइज किया जाए, लेजिटिमेट कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट। मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स विल डेवलप गाइडलाइंस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक ट्रेनिंग एकेडमीज एंड रिसर्च सेंटर्स विल बी एस्टैब्लिश। ये टास्क मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स को दिया गया है कि इसके लिए गाइडलाइंस लेके आए ई स्पोर्ट के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर, ताकि ट्रेनिंग एकेडमीज खोली जाए, वहाँ पे बंदों को ट्रेन किया जाए ई स्पोर्ट में। ये बुरी चीज़ नहीं है। इसके साथ ही प्रमोशन ऑफ सोशल एंड एजुकेशनल गेम्स का भी प्रमोशन हो। यूनियन गवर्नमेंट एम्पावर्ड टू रिकॉग्नाइज एंड रजिस्टर सोशल गेम्स दैट आर सेफ एंड एज अप्रोप्रिएट, उनको लाया जा सकता है विथ डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म फॉर कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन, जहाँ पे पैसा इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी बनाई जाएगी, कौन रहेगा, तो भाई इस्टेब्लिशमेंट होगा एक नेशनल लेवल रेगुलेटरी अथॉरिटी का, जो कि ऑनलाइन गेमिंग को रेगुलेट करेगी। टू कैटेगराइज एंड रजिस्टर गेम्स, डिटरमाइन इफ ए गेम इज मनी गेम और नॉट, ये सब जो है डिटरमाइन करेगी वो, और कोई भी ग्रीवांस होगा पब्लिक का या फिर कंपनियों का, वो रिजॉल्व करेगी। ऑफेंसेस एंड पेनाल्टीज भी देख लीजिए भाई, अब ये एक्ट आया है तो ऑफेंसेस तो रखना पड़ेगा ना, वरना कोई फॉलो ही नहीं करेगा। सो ऑफेंसेस अंडर की प्रोविजंस आर कॉग्निजेबल, काफ़ी संगीन माने जाएंगे, नॉन बेलेबल भी होंगे। इसमें आपको बेल भी नहीं मिलेगा। इसमें जो सजा होगी वो 3 साल की हो सकती है, अप टू 3 years, एंड फाइन जो है 1 करोड़ का हो सकता है फॉर ऑफरिंग ऑनलाइन मनी गेम्स। अगर कोई बंदा जो है कंपनी बना के ऑनलाइन मनी गेम्स ऑफर कर रहा है तो उसको 3 साल की सजा हो सकती है, या 1 करोड़ रुपए जुर्माना भी हो सकता है। अगर कोई एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, देख लीजिए कहाँ गया, ओके, एडवर्टाइजिंग सच गेम्स शैल अट्रैक्ट इम्प्रिजनमेंट, उसको 2 साल का सजा हो सकता है, और 50 लाख के आसपास का फाइन भी हो सकता है। कॉर्पोरेट एंड इंस्टीट्यूशनल लाइबिलिटी देख लीजिए, कंपनीज एंड देयर ऑफिसर्स कैन बी हेल्ड अकाउंटेबल विथ स्पेसिफिक सेफगार्ड्स फॉर इंडिपेंडेंट एंड नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हु एक्ट विथ ड्यू डिलिजेंस। इन्वेस्टिगेशन जो है एंड इन्फोर्समेंट एम्पावर्स, सेंट्रल गवर्नमेंट को ये कैन ऑथराइज ऑफिसर्स फॉर इन्वेस्टिगेशन, कि भाई कोई केस है तो अरेस्ट भी किया जा सकता है उस ऑफिसर के द्वारा बिना वारंट के सर्टेन केसेस में। कुछ अलग से नोटेबल इनिशिएटिव्स थे जिसके तहत काउंटर किया जा रहा था ऑलरेडी रिस्क ऑफ ऑनलाइन गेमिंग। तो एक तो उसमें 69A जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का 2000 का ये एक्ट है, तो इसके तहत इट एम्पावर्स द गवर्नमेंट टू ब्लॉक एक्सेस टू इलीगल वेबसाइट्स लिंक। इसके तहत 2022 से 25 में 1524 बेटिंग एंड गैम्बलिंग जो वेबसाइट्स थे, मोबाइल ऐप्स थे, उनको ब्लॉक किया गया। आईटी का जो इंटरमीडियरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड लाया गया था, ये 2021 में लाया गया था।
It provide norms for online gaming platforms, registration of intermediaries with self regulatory bodies. भारतीय न्याय संहिता 2023 लाया गया, जिसमें 111 जो सेक्शन है और 112 जो सेक्शन है वो पेनलाइज करता है अनलॉफुल इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड साइबर क्राइम्स को, एंड अनऑथराइज बेटिंग, गैमलिंग वगैरह को ये ब्लॉक करता है, पेनलाइज करता है। इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो है ये एक्ट लाया गया 2017 में, IGST एक्ट। इसके तहत इलीगल एंड ऑफशोर जो गेमिंग प्लेटफॉर्म्स हैं दे आर रेगुलेटेड अंडर IGST एक्ट। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट तो है ही 2019 का, जिसके तहत बोला गया है कि कोई बड़ी सेलिब्रिटी जो है वो ना इनको प्रमोट करे, इन्फ्लुएंसर या फिर बड़ी सेलिब्रिटी इनको नहीं जो है एडवर्टाइज करना चाहिए। सो इट प्रोहिबिट्स मिसलीडिंग एंड सरोगेट एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 का। द सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी जो है इट हैज इशूड एडवाइजरीज टू प्रिवेंट सेलिब्रिटीज एंड इन्फ्लुएंसर्स फ्रॉम इंडोर्सिंग बेटिंग प्लेटफॉर्म्स। जैसे आपने देखा होगा ना, बड़े बड़े सेलिब्रिटी, शाहरुख खान, सलमान खान का तो नहीं, चलो ठीक है, बाकी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज में जो है ये ऐप वो ऐप को जो है प्रमोट कर रहे थे, ठीक है। While the act offers several advantages in terms of promoting e-sports and safeguarding citizens in digital era, it also raises concern. Concern किस बात का, कि पॉलिसी वोलेटिलिटी होगी, मतलब कि आपने अभी इतनी ग्रोइंग इंडस्ट्री को तुरंत ही आपने बैन ही कर दिया, तो क्या गारंटी है कि आप बाकी चीज़ों को ना बैन कर दें। तो यहाँ पे हो सकता है FDI जो आता था उस पर इम्पैक्ट पड़े, ठीक है, इन्वेस्टमेंट जो भारत में हो रहा था उस पर इम्पैक्ट पड़े, ये कहा जा रहा है इस पर्टिकुलर चीज के बारे में। कंक्लूजन देखेंगे तो ये एक ठीक ठाक एक्ट है। तो प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट एक अच्छा एक्ट है। इट रिप्रेजेंट्स ए सिग्निफिकेंट माइलस्टोन इन शेपिंग इंडियाज डिजिटल लैंडस्केप। It seeks to safeguard citizens from the exploitative practices of online money gaming industry while simultaneously encouraging the growth of legitimate जो e-sports है, सोशल गेमिंग है, उसको प्रमोट भी किया जा रहा है। In doing so, it aims to strengthen the country's creative economy, जो कि गेमिंग वगैरह से रिलेटेड है, foster innovation and above all ensure that technology becomes a tool for societal good rather than harm. So now we'll discuss about National Sports Governance Act 2025. क्यों चर्चा में आया? क्योंकि रिसेंटली ये जो बिल था नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल 2025 का, इसको एसेंट मिल गया प्रेसिडेंट के द्वारा। तो पहले क्या होता था ना कि जो एक्ट्स थे, जो प्रोविजंस था गवर्नेंस के लिए स्पोर्ट्स को, वो बहुत सारी बॉडीज मिलके करती थी, जैसे स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन, और समहाउ उन पे जो खर्च होना चाहिए था, जो बजट मिलता था, उसमें वो ठीक से उसको खर्च भी नहीं कर पा रही थी। और उसमें देखा जा रहा था कि उसके जो मेंबर्स थे वो मोस्ट ऑफ द पॉलिटिशियंस थे या उनसे जो एफिलिएटेड थे वो लोग थे। तो कहीं ना कहीं इसको रेगुलेट करने की जरूरत थी और उसी की वजह से ये लाया गया, ठीक है। अगर हम बात करें गवर्नेंस की भारत में स्पोर्ट्स की, तो स्पोर्ट्स जो है, स्पोर्ट्स रेगुलेशन जो है वो स्टेट लिस्ट का पार्ट है। जो स्टेट लिस्ट में 33rd एंट्री है, उसी में कहा गया है कि स्टेट्स जो है वो रेगुलेट करेंगे स्पोर्ट्स को, ठीक है। 7th शेड्यूल में मेंशन किया गया था। एग्जिस्टिंग पॉलिसीज इंक्लूड नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी, जो कि 1984 की थी और उसको रिवाइज किया गया था 2001 में। और इसके अलावा स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टिंग सिग्नल्स मैंडेटरी शेयरिंग विथ प्रसार भारती एक्ट है 2007 का। ये भी मतलब जो भी स्पोर्ट्स जो है वो प्रसार भारती के पास राइट है कि वो उसे कहीं ना कहीं ब्रॉडकास्ट करेगा। रिसेंटली द कैबिनेट अप्रूव द नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी 2025 का लाया गया है, जो कि 2001 की पॉलिसी को सुपरसीड करेगा। सो इट इज स्ट्रक्चर्ड अराउंड 5 कोर पिलर्स, ठीक है, फोकसिंग ऑन ग्लोबल एक्सेलेंस। नंबर 1, हम अपनी स्पोर्ट्स को ग्लोबल लेवल पे ले जाना चाहते हैं। नंबर 2, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट थ्रू स्पोर्ट्स। नंबर 3, मेकिंग स्पोर्ट्स ए पब्लिक पीपल मूवमेंट। एंड नंबर 4 जो है वो है इंटीग्रेशन स्पोर्ट्स विद एजुकेशन। तो ये जो है पिलर्स हैं, ठीक है, फोकसिंग ऑन ग्लोबल एक्सेलेंस, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, मेकिंग स्पोर्ट्स ए पीपल मूवमेंट एंड इंटीग्रेटिंग स्पोर्ट्स विद एजुकेशन।
ठीक है। पहले जो, या अभी भी कह सकते हैं, जो की रेगुलेटर्स हैं अब वो और अच्छा काम करेंगे, बट अभी उनके बारे में तो जान लो कि ये की रेगुलेटर्स कौन कौन से हैं जो कि भारत में स्पोर्ट्स को रेगुलेट करते हैं। तो इसमें सबसे नंबर 1 पे आता है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर फॉर्मुलेटिंग नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी, फंडिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। फिर आता है साई यानी कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इट लेज डाउन पॉलिसीज एंड गाइडलाइंस फॉर स्पोर्ट्स डिलीवरी सिस्टम। ओलंपिक से रिलेटेड जो कंट्रोल है, जो रेगुलेटरी बॉडी है, वो है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंडियाज पार्टिसिपेशन इन ओलंपिक गेम्स एंड अदर इंटरनेशनल मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट्स। इसके अलावा नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन है जो कि लगभग 50 से भी ऊपर है भारत में, जैसे कि एक हॉकी का फेडरेशन है, फुटबॉल का फेडरेशन है। तो ऐसे करके अपने रिस्पेक्टिव स्पोर्ट्स को ये जो है कहीं ना कहीं एडमिनिस्टर करते हैं। अब इस एक्ट का जो की फीचर्स है उसको देख लेते हैं। इस एक्ट के तहत नेशनल स्पोर्ट्स बॉडीज बनाई जाएंगी। ठीक है, नेशनल स्पोर्ट्स बॉडीज होंगी इस एक्ट के तहत। दे आर प्रोवाइडेड फॉर इस्टेब्लिशिंग द नेशनल ओलंपिक कमिटी, नेशनल पैरालंपिक कमिटी एंड नेशनल एंड रीजनल फेडरेशंस फॉर ईच डेजिग्नेटेड स्पोर्ट्स। मतलब सबको रेगुलेट करने के लिए पर्टिकुलर जो है आप देख रहे हैं कमिटी बनेगी, जैसे कि नेशनल ओलंपिक कमिटी है, नेशनल पैरालंपिक कमिटी है, और नेशनल और रीजनल लेवल की फेडरेशंस भी बनाई जाएंगी। These bodies will be affiliated with respective international bodies। जैसे कि नेशनल ओलंपिक कमिटी जो है वो इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी से एफिलिएटेड होगी। ठीक है, एंड विल हैव एफिलिएटेड यूनिट्स एट द स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। ठीक है, इनके नीचे जो यूनिट होंगी वो स्टेट लेवल पे होंगी और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी होंगी, ताकि ग्रास रूट लेवल से जो है स्पोर्ट्स को रेगुलेशन मिले और अच्छे अच्छे प्लेयर आए। These bodies will be governed by international charters and statutes। नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड जो होंगे वो भी स्टैब्लिश किए जाएंगे। इट विल ग्रांट रिकॉग्निशन टू स्पोर्ट्स बॉडीज एंड रजिस्टर देयर एफिलिएट यूनिट। ओनली रिकॉग्नाइज्ड बॉडीज विल रिसीव फंड्स फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, तो पहले जो अनरेगुलेटेड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर ये चल रहा था उसको काफ़ी रेगुलेशन किया जा रहा है, और वही बॉडी को पैसा मिलेगा जो कि ऑलरेडी रिकॉग्नाइज की गई हैं। नेशनल स्पोर्ट्स बॉडी मस्ट फॉर्मुलेट ए कोड ऑफ एथिक्स फॉर इट्स स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर में कौन कौन लोग आएंगे? इसके मैनेजर्स आएंगे, इसके टॉप नॉच अधिकारी आएंगे, प्लेयर्स आएंगे। ठीक है, और इसमें जो है तमाम रेगुलेटर्स आएंगे। सेटिंग अप मिनिमम स्टैंडर्ड्स फॉर इथिकल एंड अप्रोप्रिएट कंडक्ट। ए रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन शैल बी कंसिडर्ड ए पब्लिक अथॉरिटी। अगर आरटीआई के थ्रू, राइट टू इन्फॉर्मेशन के थ्रू आप अगर इनसे इन्फॉर्मेशन लेना चाहेंगे तो ये पब्लिक अथॉरिटी है, इनको देना पड़ेगा इन्फॉर्मेशन। द सेंट्रल गवर्नमेंट विल डिसाइड इट्स composition and appoint members on recommendations of search cum selection committee to be appointed by NSB। a person must have a special knowledge or experience in public administration। ऐसा नहीं कि अरे गरे नत्थु कह रहे किसी को भी चुन लिया, यहाँ पे वही बंदा अपॉइंट किया जाएगा एनएसबी में जो कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का ज्ञाता हो या किसी स्पोर्ट्स का ज्ञाता हो, गवर्नेंस में, स्पोर्ट गवर्नेंस में रहा हो, स्पोर्ट्स लॉ को जानता हो या अदर रिलेटेड फील्ड से कुछ ना कुछ उसको जानकारी हो, एक्सपर्ट हो। फिर देखेंगे नेशनल स्पोर्ट्स ट्रिब्यूनल बनाई जाएंगी ताकि जो भी स्पोर्ट्स रिलेटेड कोई डिस्प्यूट होता है तो इस पर्टिकुलर ट्रिब्यूनल में जाके उसको सॉल्व किया जा सके। इट विल नॉट हैव जुरिडिक्शन ओवर स्पेसिफाइड डिस्प्यूट सच एज those in relation to games organized by international bodies and internal disputes of national sport bodies। Oversight of elections होगा। The central government will establish a national panel for electoral officers to oversee the elections of national sports bodies। इसके अलावा every national sports body जो होंगी, every national sports body must also constitute an electoral panel to oversee elections of its affiliates। पावर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट देखेंगे तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है, द सेंट्रल गवर्नमेंट मे एग्जेम्प्ट ए नेशनल बॉडी और इट्स एफिलिएट्स फ्रॉम एनी प्रोविजन ऑफ एक्ट इफ नेसेसरी इन पब्लिक इंटरेस्ट फॉर प्रमोशन ऑफ दैट स्पोर्ट। नीड फॉर कॉम्प्रिहेंसिव स्पोर्ट्स लॉ इन इंडिया। क्या जरूरत पड़ी कि भाई एक कॉम्प्रिहेंसिव स्पोर्ट लॉ लाया जा सके? तो सबसे पहला जो नीड था दैट इज ऑब्सेंस ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव एंड यूनिफॉर्म स्पोर्ट्स लॉ। पहले देखा जा रहा था कि जो
नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट बिल भी लाया गया था कि रेगुलेट किया जा सके, कॉम्प्रिहेंसिव लाया जा सके, यूनिफॉर्म स्पोर्ट्स लॉ लाया जा सके, वो हो नहीं रहा था। बहुत सारी बॉडीज जो है, डिफरेंट बॉडीज डिफरेंट तरीके से जो है स्पोर्ट्स को रेगुलेट कर रही थी, तो यूनिफॉर्मिटी नहीं आ रही थी। और इन जो बॉडीज थी नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन में, वो उसमें जो पॉलिटिकल जो लोग थे एफिलिएटेड, पॉलिटिशियंस जो थे वही डोमिनेट कर रहे थे। वैसे पॉलिटिशियंस जिनको बहुत कम है स्पोर्ट का एक्सपर्टीज, वो भी जो है उसमें जुड़े हुए थे। ऑफन ऑक्युपाई की पोजीशंस, ठीक है, की पोजीशंस पे रहते थे। इसी का एग्जांपल देखेंगे कि अर्लियर जो फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन है, उसने सस्पेंड कर दिया था ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को, ठीक है, ड्यू टू अनड्यू इन्फ्लुएंस फ्रॉम द थर्ड पार्टीज। ओवरलैपिंग रोल्स हो रहे थे, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो रही थी की ऑर्गेनाइजेशंस की, लाइक साई, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन और नेशनल जो स्पोर्ट्स फेडरेशन, जो कि 50 से भी ज़्यादा हैं, वो ओवरलैप कर रहे थे एक दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी, और उनके रोल्स क्लियर नहीं थे, जिसके वजह से कंफ्यूजन और डिले हो रहा था स्पोर्ट्स के डिसीजंस में। इसके अलावा इनएडिक्वेट फंडिंग एंड यूटिलाइजेशन देखा गया था कि 40% ही बजट एलोकेट जो हुआ था 2022-23 का जो बजट एलोकेट हुआ था, उसका मात्र 40% ही यूटिलाइज कर पाए थे ये सब जो अथॉरिटी हैं एथलीट के डेवलपमेंट पे। तो ये लोग पैसे को भी यूज नहीं कर पा रहे थे इफेक्टिवली। इफेक्टिव पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन जरूरी थी। द नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी जो कि 1984 में आई थी और रिवाइज हुई थी 2001 में, उसका इम्प्लीमेंटेशन सक्सेसफुल नहीं था, उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट नहीं किया गया अच्छे तरीके से। ओलंपिक 2036 का भी प्रिपरेशन है, तो उसके लिए भी ये जरूरी था कि अच्छी सी एक यूनिफॉर्म बॉडी लाई जाए और अच्छे से स्पोर्ट्स को भारत में रेगुलेट किया जा सके। सो द लेजिस्लेशन सपोर्ट्स इंडियाज बिड फॉर द 2036 Olympics by ensuring compliance with the Olympic Charter and global best practices. कंक्लूजन में देखेंगे कि द नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस जो है 2025 का, इट एम्स टू क्रिएट ए ट्रांसपेरेंट, अकाउंटेबल एंड एथलीट सेंट्रिक स्पोर्ट्स इकोसिस्टम इन इंडिया, aligning with global best practices and ensuring robust oversight for sustained excellence in Indian sports. रिलेटेड न्यूज देखेंगे, नेशनल एंटी डोपिंग अमेंडमेंट बिल आया 2025 का। दिस वाज आल्सो गिवन असेंट बाय आवर प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। इट सिक्स टू अमेंड द नेशनल एंटी डोपिंग एक्ट जो कि 2022 का था। की हाईलाइट अगर इस एक्ट की देखेंगे तो एम क्या है इसका? एम है कि प्रोहिबिट किया जा सके डोपिंग, यानी कि नशा करना, दवाई लेना, ड्रग्स लेना स्पोर्ट्स में, एंड प्रोवाइड ए फ्रेमवर्क फॉर टेस्टिंग, enforcement and adjudication of violations. It gives effect to UNESCO Convention against Doping in Sports. It establishes National Doping Anti-Doping Agency, जिसे नाडा कहा गया है, to implement anti-doping rules. National Board for Anti-Doping in Sports to oversee activities of NADA and advise the central government on anti-doping regulations. Changes जो हैं, changes made फ्रॉम द अर्लियर एक्ट, क्या क्या चेंजेस अर्लियर एक्ट से लाए गए हैं? अपील पैनल बनाया जाएगा। द पावर टू कॉन्स्टिट्यूट द अपील पैनल एंड प्रिस्क्राइब अपील प्रोसीजर्स हैज शिफ्टेड फ्रॉम नेशनल बोर्ड टू सेंट्रल गवर्नमेंट। ऑटोनॉमी ऑफ एंटी डोपिंग बॉडीज, जो एंटी डोपिंग बॉडीज है उसकी ऑटोनॉमी लाई जाए। एनी मेंबर ऑफ नाडा विल हैव ऑपरेशनल इंडिपेंडेंस इन लाइन विद द वाडा नॉर्म्स एंड यूनेस्को स्टैंडर्ड्स। स्पेसिफाइड बॉडीज कैन अपील टू सीएस, दैट इज आप कह सकते हैं कि कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ऑफ स्पोर्ट, जो कि स्विट्जरलैंड में है। मैंडेटरी एक्रेडिशन होगा ऑफ टेस्टिंग लैब का फ्रॉम वाडा, ठीक है, वाडा से एक्रेडिटेड होंगी। एंटी डोपिंग रूल वायलेशन जो करेगा उसे वर्ल्ड एंटी डोपिंग कोड डिफिनीशन एंड शेड्यूल्स के तहत जो है, जो कोड लाया गया कि उसका वायलेशन पे जो कोड रहेगा वो इन्फोर्स किया जाएगा भारत में भी, ठीक है। अगला जो टॉपिक हमारा होने वाला है वो है जन विश्वास अमेंडमेंट ऑफ प्रोविजंस बिल 2025। तो चलिए अगला हम टॉपिक देख रहे हैं, वो है जन विश्वास अमेंडमेंट ऑफ प्रोविजंस बिल 2025 का ये आया है। क्यों चर्चा में आया? क्योंकि रिसेंटली इस बिल को, जिसे हम नाम दे रहे हैं जन विश्वास अमेंडमेंट ऑफ प्रोविजन बिल 2025 का ये है, इसको इंट्रोड्यूस किया गया कहाँ पे? लोकसभा में। सो रिसेंटली द जन विश्वास अमेंडमेंट ऑफ प्रोविजंस बिल ऑफ 2025 वाज इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा
एंड वाई इट इज इंट्रोड्यूस्ड, बिकॉज ये पहले भी लाया गया था 2023 में, उसको थोड़ा सा अमेंड करके और भी जो प्रोविजंस है, पहले जो क्रिमिनल जो ऑफेंसेस मानी जाती थी बहुत सारी चीज़ों में, उसको डीक्रिमिनलाइज किया जाएगा। ठीक है, तो रिसेंटली द जन विश्वास अमेंडमेंट ऑफ प्रोविजंस बिल 2025 वाज इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा टू अमेंड सर्टेन enactments to decriminalize and rationalize offenses to further enhance trust-based governance for ease of living and doing business। ठीक है, किस चीज़ के लिए लाया गया है? ताकि सरकार पे ट्रस्ट बने लोगों का, बिजनेसेस का, गवर्नेंस के ऊपर ट्रस्ट बने, ताकि वो ईज ऑफ लिविंग एंड डूइंग बिजनेस को प्रमोट किया जा सके। थोड़ा सा और इस न्यूज़ के बारे में देखेंगे तो द बिल बिल्ड्स ऑन द सक्सेस ऑफ द जन विश्वास एक्ट, जो कि 2023 में आया था, विच हैड डीक्रिमिनलाइज्ड 183 प्रोविजंस इन 42 सेंट्रल एक्ट्स। ठीक है, 42 ऐसे सेंट्रल एक्ट्स हैं जिसमें 183 प्रोविजंस को डीक्रिमिनलाइज किया गया है। मतलब ये जो चीज़ें थी पहले क्रिमिनल मानी जाती थी, उनको अब डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया है, जो कि एडमिनिस्टर किया जा रहा था 19 मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स के द्वारा। द 2025 बिल एक्सपैंड्स दीज रिफॉर्म्स एड्रेसिंग 16 सेंट्रल एक्ट्स एडमिनिस्टर्ड बाय 10 मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स। द बिल exemplifies process reforms by replacing rigid punitive compliances with rationalized trust-based mechanisms to streamline procedures, reduce judicial burden, and create an enabling environment for citizens and businesses alike। ठीक है, जो पहले रिजिड पनिटिव कंप्लायंसेस थे उनको रेशनलाइज किया जाएगा, ताकि जनता जो है उन पे ट्रस्ट कर सके कि भाई ठीक है, थोड़ी बहुत गलती भी हो रही है तो माफ़ किया जा रहा है। और आप जितना स्ट्रिक्ट लॉ रखेंगे, खासकर अगर आप गवर्नेंस की बात करें, गवर्नेंस में और ईज ऑफ लिविंग में, और हम बात करें अगर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए, आप जितना इजी और रेशनलाइज्ड अगर आप एक्ट रखेंगे तो लोग उतना ही आसानी से फॉलो कर पाएंगे। की फीचर क्या है इस बिल का? तो देखिए, पहला जो की फीचर है, फर्स्ट टाइम कॉन्ट्रावेंशंस फॉर द 76 ऑफेंसेस अंडर 10 डिफरेंट एक्ट्स। The bill provides the first time violations will attract only an advisory or warning instead of punishment। कहने का मतलब है कि आप कोई एक्ट है, ठीक है, उसमें कोई पार्टिकुलर चीज़ बोला गया कि ये करोगे तो ये ऑफेंस मिलेगा, वो चीज़ अगर आप वायलेट कर देते हो और पहली बार वायलेट करते हो तो आपको सिंपली एक वार्निंग दे दी जाएगी। हो सकता है कि रिटन वार्निंग मिले या फिर एडवाइजरी मिले, पनिशमेंट उस केस में नहीं दिया जाएगा। लेकिन अगर आप रिपीटेटिवली कर रहे हो तो आपको जरूर पनिशमेंट मिलेगी। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम जो है कॉन्ट्रावेंशन आपको मिल रहा है। सेकेंड जो प्रोविजन है दैट इज डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ माइनर ऑफेंसेस। ठीक है, माइनर ऑफेंसेस का मतलब ये है कि बहुत सारी चीज़ें, छोटी मोटी गलतियां होती हैं, ठीक है, उसको मेजर ऑफेंस तो नहीं कह सकते ना भाई, तो माइनर ऑफेंस है, टेक्निकल है, प्रोसीजरल डिफॉल्ट हो जाए, आपसे गलती से गलती हो जाए, ठीक है, छोटी मोटी, तो उनको आप जो है उनको हटाया जा रहा है। सो रिमूव्स इम्प्रिजनमेंट क्लॉजेस विथ मॉनिटरी पेनाल्टीज और वार्निंग्स फॉर माइनर, टेक्निकल एंड प्रोसीजरल डिफॉल्ट्स। ठीक है, माइनर है, टेक्निकल कोई फॉल्ट आपसे हो गया या फिर प्रोसीजरल डिफॉल्ट आपसे हो जाता है, तो उस केस में आपको सज़ा तो मतलब ऐसे नहीं है ना कि सज़ा दे ही दे देंगे, आपको थोड़ा सा उसमें छूट दिया जाएगा कि भाई ठीक है, माइनर गलती करी है आपने, टेक्निकल फॉल्ट है हो गया आपसे, तो आपको ठीक है उसमें फ्रेम नहीं किया जाएगा। सम एक्ट्स लाइक टी एक्ट ऑफ 1953, लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट ऑफ 2009 ऑलरेडी अमेंड हो चुका है जो कि 2023 में, इनको जो है फर्दर डीक्रिमिनलाइज किया गया है। इससे क्या होगा ना कि ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को काफ़ी प्रमोशन मिलेगा। नेक्स्ट जो इसमें की फीचर है
वो है रेशनलाइजेशन ऑफ पेनाल्टीज। अब देखो छोटी मोटी आपने गलती की, चाहे बड़ी से बड़ी गलती की, तो आपको बहुत ज़्यादा पेनाल्टी तो ले लेने से क्या होगा ना कि आप बिल्कुल जनता जो है ना परेशान हो जाती है इन सब चीज़ों में। तो उसको पेनाल्टी को भी रेशनलाइज किया गया है, कम रखा गया है। फाइन्स आर रेशनलाइज्ड एंड मेड प्रोपोर्शनेट विथ इंक्रीमेंटल पेनाल्टीज फॉर रिपीट ऑफेंसेस। मान लो आपने एक बारी किया तो आपको तो वार्निंग देके छोड़ दिया जाएगा, लेकिन दूसरी बार करोगे तो क्या होगा, आपसे पेनाल्टी ली जाएगी। ठीक है, अगर आप तीसरी बार करोगे तो और बढ़ा दिया जाएगा, चौथी बार करोगे तो और बढ़ा दिया जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एडजुडिकेशन मैकेनिज्म designates officers with authority to impose penalties through administrative processes to ensure quicker resolution of cases and reduce the burden on judiciary। कहने का मतलब है कि कुछ ऑफिसर्स इसमें डेजिग्नेट किए जाएंगे अथॉरिटी के द्वारा, जो कि देखेंगे आपके केस को और उनको लगता है कि आप एक हैबिचुअल ऑफेंडर हो गए हो तो आप पे पेनाल्टी भी लगाई जाएगी और उसको जो है आपके केस को बहुत जल्दी रिसॉल्व करने का कोशिश भी किया जाएगा ताकि जुडिशरी के ऊपर बर्डन ना आए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कहता है कि ऑटोमेटिक रिवीजन होगा फाइन्स का, यानी कि ये जो बिल है ये एक्ट बन जाएगा तो ये प्रोवाइड करेगा फॉर एन ऑटोमेटिक इंक्रीज ऑफ 10% इन फाइन्स एंड पेनाल्टीज एवरी 3 years विच ensures that penalties remain effective as a deterrent without the need for frequent legislative amendments। ये बहुत अच्छी चीज़ है। अब कोई बहुत ही पुराना एक्ट है, मान लो कि 1920 में पास हुआ एक्ट, उस समय पेनाल्टीज थी 2 रुपये, उस समय 2 रुपये की वैल्यू थी बहुत ज़्यादा। अब वो एक्ट आज तक कंटिन्यू हो रहा है, 2020 आ गया, 21 आ गया, 25 आ गया और 2 रुपये क्या फाइन है यार, कुछ भी फाइन नहीं है ना। तो इसमें क्या कर दिया है कि आपको एक्ट को अमेंड नहीं करना पड़ेगा, इसमें ही प्रोविजन दे दिया गया कि हर 3 साल में आपका फाइन जो है 10% बढ़ा दिया जाएगा, जो कि ठीक है। अब देखिए, व्हाट आर प्रोसेस रिफॉर्म्स। प्रोसेस रिफॉर्म्स क्या होते हैं ये बताया गया है। तो देखिए इसमें कहा जा रहा है कि प्रोसेस रिफॉर्म्स जो होते हैं दे आर डिस्क्राइब्ड एज नट्स एंड बोल्ट्स रिफॉर्म्स। प्रोसेस रिफॉर्म्स को कहा गया है कि वो नट्स एंड बोल्ट रिफॉर्म्स होते हैं दैट इन्वॉल्व्स चेंजिंग स्पेसिफिक रूल्स और प्रोसीजर्स सच एज अल्टरिंग ए सब सेक्शन ऑफ रूल। नेक्स्ट कहता है कि अनलाइक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, जैसे कि जीएसटी का जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म हुआ था, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड का जो हुआ था, एंड मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी आई थी, ठीक है, विच चेंज द अंडरलाइंग आर्किटेक्चर ऑफ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। प्रोसेस जो होगा, प्रोसेस रिफॉर्म इंप्रूव करता है ऑपरेशन ऑफ ए गिवन स्ट्रक्चर को। दे आर माइक्रो लेवल टारगेटेड चेंजेस टू इम्प्रूव ऑपरेशनल इफिशिएंसी इन स्पेसिफिक सेक्टर्स और एक्टिविटीज विद इन द पब्लिक पॉलिसी। इकोनॉमिक सर्वे जो कि 2020-21 का है, it also advocated the merits of simpler regulations and smoother processes as against over regulation and opacity in Indian administrative and legal processes। तो इकोनॉमिक सर्वे भी 2020-21 का ये एडवोकेट करता है, ये प्रमोट करने की कोशिश करता है कि जो सिंपल रेगुलेशंस है वही अच्छे होते हैं, उनको फॉलो करना आसान होता है। सिंपल रेगुलेशन होंगे तो लोगों को समझ में भी आएगा और जनता परेशान भी नहीं होगी, अथॉरिटी भी परेशान नहीं होगी। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है सिग्निफिकेंस ऑफ प्रोसेस रिफॉर्म्स। जो प्रोसेस रिफॉर्म्स होते हैं उसका इंपॉर्टेंस कह सकते हैं क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है। नंबर 1, सस्टेनिंग इकोनॉमिक ग्रोथ। देखिए अगर आप सिंपलर लॉ लेके आएंगे तो आपका गुड गवर्नेंस बढ़ेगा, गुड गवर्नेंस बढ़ेगा तो व्यापारियों को और तमाम जो इन्वेस्टर्स हैं उनमें कॉन्फिडेंस आएगी, लोग बिजनेस स्टार्ट करना चाहेंगे, तो एक बिजनेस फ्रेंडली इन्वायरमेंट बनेगा और जो कि सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करेगा। एज द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, भारत जो है वर्ल्ड का फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। जनरली हम 7.5% और उससे ऊपर ही जीडीपी का ग्रोथ देख रहे हैं आजकल।
इंडिया नीड्स ऑन गोइंग रिफॉर्म्स टू मेंटेन मोमेंटम। प्रोसेस रिफॉर्म्स जो है दे फिल द स्पेस बिटवीन मेजर स्ट्रक्चरल चेंजेस। ठीक है, बहुत बड़ा चेंज नहीं लाना, छोटी छोटी बदलाव करने से जटिल चीजें खत्म होंगी। कीपिंग द व्हील्स ऑफ प्रोग्रेस टर्निंग। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है और ईज ऑफ लिविंग जो है एंड साइंस को प्रमोट किया जाएगा इस प्रोसेस रिफॉर्म के तहत। दीज रिफॉर्म्स डायरेक्टली रिमूव डे टू डे इरिटेशन फ्रॉम फॉर सिटीजन्स, बिजनेसेस एंड रिसर्चर्स। अनब्लॉकिंग बोटलनेक्स एंड डिलेज। पहले क्या था कि भाई लीगल मैटर हो जाता था, पेपर वर्क बढ़ा हुआ था, ओल्ड रूल्स जो थे काफी कम्बरसम हुआ करते थे, तो वो जो है डिले होता था उसको रिजॉल्व करने में। जुडिशरी के ऊपर बर्डन तो अलग ही था। तो अननेसेसरी अप्रूवल, स्लो डिलीवरी ऑफ सर्विसेज, ये सब सिटीजन्स के हित में नहीं थे और बिजनेसेस के भी हित में नहीं थे, तो वो भी अब जो है सुधरेगा। Enhancing sectoral competitiveness, that is liberalization of telecom rules, जो कि for other services providers जो हैं, fueled a boom in IT enabled and BPO sector। ठीक है, जैसे ही हमने देखा कि हमने लिबरलाइज किया टेलीकॉम रूल्स को, तो हमने देखा कि बीपीओ सेक्टर में और आईटी इनेबल्ड सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा बूम आया। रिड्यूसिंग करप्शन एंड रेंट सीकिंग। अगर हम प्रोसेस रिफॉर्म करेंगे तो हमारा क्या होगा, करप्शन भी कम होगा, रेंट सीकिंग भी कम होगा। इंस्टीट्यूशनलाइजिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट। तो सिस्टमेटिक प्रोसेस रिफॉर्म जो है इट बिल्ड ए कल्चर ऑफ कंटिन्यूअल प्रॉब्लम सॉल्विंग विद इन गवर्नमेंट, मेकिंग इंस्टीट्यूशंस एजाइल एंड रिस्पॉन्सिव रादर देन assuming सिस्टम आर गॉड गिवन। अब चलिए आगे बढ़ेंगे और देखते हैं हम गाइडिंग प्रिंसिपल्स जो हैं वो क्या है फॉर प्रोसेस रिफॉर्म्स। तो प्रोसेस रिफॉर्म्स के लिए हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 5 गाइडिंग प्रिंसिपल्स मेंशन किए गए हैं। दैट इज नंबर 1, सिंप्लीफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। जो भी जटिल चीज है, कम्बरसम है, कॉम्प्लेक्स है, उसको सिंप्लीफाई कीजिए एंड क्लियर की कम्युनिकेशन के साथ इसको लाइए। नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम एक अच्छा एग्जाम्पल है सिंप्लीफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस का, जिसके थ्रू बिजनेसेस स्टार्ट किए जा सकते हैं। बहुत सारे चैनल नहीं फॉलो करने, एक ही जगह पे आपको सारा सॉल्यूशन मिलेगा। बिजनेस स्टार्ट कैसे करना है, क्या क्या क्लियरेंस चाहिए, वो सारी चीज़ें एक ही जगह मिल जाती हैं। सेकेंड जो प्रिंसिपल है वो है क्लियरली डिफाइन गोल्स एंड अलाइन ऑल एफर्ट्स टुवर्ड्स अचीविंग देम। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन इनिशिएटिव, प्रगति जिसको कहते हैं। थर्ड है एजाइल एंड रिस्पॉन्सिव प्रोसेसेस डिजाइन टू अडेप्ट टू चेंजिंग सर्कमस्टांसेस एंड इनकॉर्पोरेट न्यू टेक्नोलॉजीज। एग्जाम्पल के तौर पे क्वालिटी कम कॉस्ट बेस्ड सिलेक्शन क्राइटेरिया इन गवर्नेंस टेंडरिंग। फोर्थ जो है वो है कल्चर ऑफ ऑनगोइंग प्रोसेस रिव्यू। जो आपका प्रोसेस चल रहा है, जिसको आपने रिफॉर्म किया है, हो सकता है आगे जाके उससे ज़्यादा फायदा नहीं मिल रहा है, तो उसका रिव्यू भी टाइमली होना चाहिए एंड उसमें अगर रिक्वायरमेंट है तो रिफाइनमेंट भी होना चाहिए। इंक्रीमेंटल एडॉप्शन ऑफ डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडिया टेक इन गवर्नेंस एक अच्छा एग्जाम्पल है इसका। इसके अलावा इन्वॉल्व ऑल स्टेक होल्डर्स। ठीक है, ये आप अगर प्रोसेस रिफॉर्म करते हैं तो आपका गाइडिंग प्रिंसिपल ये भी होना चाहिए कि आप सारे स्टेक होल्डर को लाइए, बिजनेसेस को लाइए, सिटीजन्स को लाइए, गवर्नमेंट से भी सलाह लीजिए। सो इन्वॉल्व ऑल स्टेक होल्डर्स इन द प्रोसेस इंक्लूडिंग दोज हु परफॉर्म द टास्क एंड दोज अफेक्टेड बाय द आउटकम। एग्जाम्पल के तौर पे कम्युनिटी को रखिए, फॉरेस्ट मैनेजमेंट इनिशिएटिव, ये सब जो है कम्युनिटी फॉरेस्ट मैनेजमेंट इनिशिएटिव जो है एक अच्छा एग्जाम्पल है, जहाँ पे जनता ही अपने को टास्क दे दिया गया है कि आप ही जो है इन्वॉल्व होइए फॉरेस्ट के मैनेजमेंट में। तो इससे जो है अननेसेसरी जो काफ़ी लॉस हो रहा था फॉरेस्ट का, वो काफ़ी कम हुआ है। केस स्टडी देखेंगे, केस स्टडीज ऑफ सक्सेसफुल प्रोसेस रिफॉर्म्स का देखेंगे। तो नंबर 1 इसमें दिखेगा आपको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। पहले क्या होता था कि जो रियल बेनिफिशियरी होते थे किसी भी सरकारी सब्सिडी का और बेनिफिट का, वो पता नहीं चलता था हमें। तो हम क्या करते थे, पहले बिचौलिए को देते थे पैसा और बिचौलिए आइडेंटिफाई करके वो पैसा देते थे।
अब क्या है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर आ गया है। अब जैम ट्रिनिटी सुनी होगी आपने, जिसमें जनधन आधार और मोबाइल नंबर को लिंक करके अकाउंट में सीधा पैसा ट्रांसफर किया जाता है, सब्सिडी ट्रांसफर की जाती है। तो इससे काफ़ी जो है सुधार हुआ है, जो एक्चुअल बेनिफिशियरी है उसको पैसा अब जा रहा है। सो डिजिटाइजिंग सब्सिडी एंड वेलफेयर पेमेंट्स डायरेक्टली टू द बेनिफिशरीज हैज़ कट लीकेजेस एंड डुप्लीकेशन, saving huge resources and improving service delivery। सेकेंड नंबर पे देखेंगे वॉलंटरी कंपनी लिक्विडेशन। अर्लियर वॉलंटरी लिक्विडेशन जो है इट टुक ओवर 4 years with multiple delays, streamlining and advertisement process and clarifying that certain NOCs were not required have drastically cut it down in some cases, creating one of the fastest exit regime globally। इसके अलावा रेशनलाइजेशन ऑफ ऑटोनोमस बॉडीज। ठीक है, ऑटोनोमस बॉडीज जो होती थी पहले, उसमें पॉलिटिकल जो है लोग ज़्यादा डोमिनेट करते थे और बिल्कुल ही जो है वो सुनती नहीं थी किसी की। तो क्लोजर और मर्जर ऑफ मेनी आउटडेटेड और ओवरलैपिंग गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस लाइक ऑल इंडिया हैंडलूम बोर्ड, ऑल इंडिया हैंडीक्राफ्ट बोर्ड एंड मल्टीपल फिल्म यूनिट्स इनटू सिंगल कॉरपोरेशन बना दिया गया है। नेक्स्ट है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। जेम पोर्टल जो है एक अच्छा एग्जांपल है। जेम पोर्टल में क्या है कि भाई सरकारी जो भी आइटम्स हैं रिक्वायरमेंट, जेम पोर्टल पे जाके जो वेंडर्स हैं लिस्ट करते हैं अपने आप को, और वहाँ पे गवर्नमेंट कहती है कि हमें ये एक चीज़ चाहिए, तो जो लोएस्ट बिडर होगा वो चुना जाता है सरकार के द्वारा। तो ये जो है काफ़ी अच्छा सिस्टम है। इट इंट्रोड्यूस टू इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी एंड रिड्यूस प्रोक्योरमेंट कॉस्ट बाय 15 to 20% थ्रू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। नेक्स्ट देखिए लीगल एंड डिस्प्यूट रिजोल्यूशन रिफॉर्म्स। ठीक है, अब देखिए होता क्या है ना कि बहुत सारे लीगल इशू आते हैं। आप बिजनेस खोलोगे या फिर आपका कंपनी जो है मान लो चलाया आपने, स्टार्ट किया, बट वो लोन लेके जो है इंसॉल्वेंट हो गई, तो आईबीसी भी लाया गया। तो फोकस ऑन रिड्यूसिंग डिलेज एंड कॉस्ट इन कोर्ट्स, इनकॉर्पोरेटिंग इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, जिसके तहत लिक्विडेशन किया जाता है आपकी प्रॉपर्टी का। अगर आपने मान लीजिए कि डेप्ट लेकर अगर आपने कंपनी खोली और डेप्ट नहीं चुका पाए, तो आपका जो भी मशीनरी है, इक्विपमेंट है, उससे इंसॉल्वेंट करके उससे कुछ पैसा निकाला जा सकता है। डेप्ट रिकवरी मैकेनिज्म इंप्रूव होती है। नेक्स्ट देखिए लीगल मेट्रोलॉजी अमेंडमेंट्स। क्रिमिनल पेनाल्टीज फॉर मेनी माइनर ऑफेंसेस वे डीक्रिमिनलाइज्ड थ्रू जन विश्वास एक्ट ऑफ 2023 टू रिड्यूस रेंट सीकिंग एंड हरासमेंट। कंक्लूजन में देखेंगे कि एज इंडिया कंटिन्यू टू इवॉल्व, as India continues to evolve into a dynamic, innovation-driven economy, reforms like Jan Vishwas Bill must be seen not as end point but as milestones in the longer journey of governance transformation। तो ये एक milestone है और भी ऐसी चीज़ें लानी पड़ेंगी। by embracing technology, continuous simplification and citizen-centric governance, these reforms can translate into a culture of responsiveness, transparency and adaptability within institutions। अब दोस्तों हम देखेंगे कुछ शॉर्ट न्यूज के बारे में। तो न्यूज इन शॉर्ट में पहला जो न्यूज है वो है कॉमर्शियल प्रोहिबिटेड स्पीचेस नॉट पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट। ये सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने ये वर्डिक्ट दिया है। ठीक है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है। सो जो कोर्ट है हमारी सुप्रीम कोर्ट, जो कि हाईएस्ट कोर्ट है इंडिया में और न्याय की मूर्ति कही जाती है, सो कोर्ट जो है हियर कर रही थी एक केस को अगेंस्ट द सोशल मीडिया कॉमेडियंस फॉर अब्यूजिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन बाय मेकिंग इनसेंसिटिव जोक्स अबाउट पर्सन्स विथ डिसेबिलिटी। जो पीडब्ल्यूडी होते हैं, जिन पे सरकार पूरा ध्यान दिए हुई है, जिनको हम दिव्यांग जन के नाम से जानते हैं, डिफरेंटली एबल्ड कहते हैं, उन पे कॉमेडियन जो है थोड़ा सा अलग सलग का मतलब अच्छा कमेंट नहीं कर रहे थे। तो क्या ऑब्जर्वेशन रहा जुडिशरी का, सुप्रीम कोर्ट का, वो देख लेते हैं। तो इसमें पहला ऑब्जर्वेशन जो रहा दैट इज कॉमर्शियल एंड प्रोहिबिटेड स्पीच नॉट प्रोटेक्टेड। ठीक है, देखो फंडामेंटल राइट जो है आर्टिकल 19
राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो आर्टिकल 19(1)(a) में है और आपको बोलने का अधिकार दिया जाता है। मान लो आप कॉमेडियन हो, आप बोलोगे ठीक है, आप मजाक भी करोगे ठीक है, लेकिन आप उसके लिए पेड हो और आप डेरोगेटरी शब्द यूज कर रहे हो, मजाक में ही सही, पीडब्ल्यूडी का मजाक उड़ा रहे हो, पर्सन विथ डिसेबिलिटी, तो आप पे जो है वो आपका राइट जो है नहीं है, फंडामेंटल राइट जो है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच अंडर आर्टिकल 19(1)(a) वो वायलेट कर रहे हो आप, मतलब उसका मिस यूटिलाइजेशन कर रहे हो, वो प्रोटेक्टेड नहीं होगा। जुडिशरी ने ये कहा, जुडिशरी ने कहा कि भाई जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है आर्टिकल 19(1)(a) इट डज नॉट कवर कॉमर्शियल स्पीच और प्रोहिबिटेड स्पीच। इसके अलावा हेट स्पीच और प्रोहिबिटेड स्पीच क्या होता है? वैसा स्पीच जो कि प्रमोट करे या फिर इंसाइट करे इनमिटी को, या फिर हैट्रेड को, या फिर वायलेंस अगेंस्ट ए ग्रुप बेस्ड ऑन इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज रिलीजन, रेस, कास्ट और इथनिसिटी। कॉमर्शियल स्पीच कौन सा होता है? कॉमर्शियल स्पीच ऐसा स्पीच होता है कि मान लीजिए कि आपने कोई एडवर्टाइजमेंट बनवाया, उसमें आप मजाकिया तौर से एडवर्टाइजमेंट तो बना लिया, लेकिन आप उसमें बहुत ज़्यादा गलत सलत चीज़ यूज़ कर रहे हो, पीडब्ल्यूडी का या फिर किसी भी चीज़ का, तो एडवर्टाइजिंग एंड रिलेटेड फॉर्म्स ऑफ स्पीच विथ इकोनॉमिक इंटेंट कॉमर्शियल स्पीच कही जाती है। तो उसमें अगर आप कहोगे आपका फंडामेंटल राइट है राइट टू स्पीच का, तो वो भाई किसी को आप गलत सलत नहीं बोल सकते ना। अकाउंटेबिलिटी ऑफ इन्फ्लुएंसर्स, जो सोशल मीडिया का देखो आज का दौर है, दौर जो है वो सोशल मीडिया का ही है। सोशल मीडिया पे बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर घूम रहे हैं, वो अकाउंटेबल होने चाहिए। तो अकाउंटेबिलिटी ऑफ इन्फ्लुएंसर आर वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इन्फ्लुएंसर्स विथ ए लार्ज फॉलोइंग मस्ट एक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। अगर नहीं करेंगे तो पेनल एक्शन होगा, कंपनसेशन भी देना पड़ेगा। सजेस्टेड प्रोपोर्शनेट पनिटिव मेजर्स अंडर आईटी रूल्स एंड सिनेमेटोग्राफ एक्ट के तहत उन पे लगाया जा सकता है। सोशल मीडिया गाइडलाइंस भी कोर्ट ने कहा कि भाई गवर्नमेंट, आप जो हैं सरकार, आप क्या कर रहे हैं, सोशल मीडिया के लिए गाइडलाइंस ड्राफ्ट कीजिए ना भाई। गवर्नमेंट को उन्होंने, कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है दैट गवर्नमेंट टू ड्राफ्ट कॉम्प्रिहेंसिव गाइडलाइंस फॉर रेगुलेटिंग ऑनलाइन कंटेंट। सुप्रीम कोर्ट जजमेंट देखेंगे रिलेटेड टू फ्री स्पीच। तो देखो सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया था 2020 में। अमीश देवगन एक पत्रकार हैं, जानते हैं, बहुत बड़ी चैनल है, उसमें रिपोर्टर हैं ये। इट डिफरेंशिएटेड बिटवीन फ्री स्पीच एंड हेट प्रोहिबिटेड स्पीच एंड एम्फेसाइज्ड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इन्फ्लुएंसर्स विथ वाइड रीच। एक और केस जान लीजिए, ये है श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 2015 में ये केस आया था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, इसमें सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड दैट लेजिटिमेट ऑनलाइन एक्सप्रेशन जो है कैन नॉट बी कर्टेल्ड इन द अब्सेंस ऑफ इमिनेंट हार्म। अब अगला छोटा सा जो न्यूज है वो है रूल्स फॉर ओसीआई कार्ड होल्डर जो होते हैं, जिसे हम ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया कार्ड कहते हैं। वो हमारे लोग जो कि भारत के सिटीजनशिप नहीं है, दूसरे देश में जाके रह रहे हैं, बट उनको हम ओसीआई कार्ड देते हैं, तो वो ओसीआई कार्ड मिलने का रूल जो है और टाइटेन कर दिया गया है। इसके बड़े फायदे होते हैं, ठीक है, इस कार्ड होल्डर को बहुत फायदे मिलते हैं। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैज इशूड द नोटिफिकेशन अंडर सेक्शन 7D। किसके तहत ये नोटिफिकेशन लाया गया है? तो ये सेक्शन एक 7D है सिटीजनशिप एक्ट का, 1955 में जो ये एक्ट आया था सिटीजनशिप एक्ट, उसमें सेक्शन 7D है। तो यूनियन होम मिनिस्टर या होम मिनिस्ट्री जो है उसने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है इसी सेक्शन के तहत। की हाइलाइट्स जो है इस नोटिफिकेशन का, इसमें कहा गया है कि जो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया हैं उनका जो रजिस्ट्रेशन होगा वो रिवोक हो जाएगा। किस केस में रिवोक होगा? जब एक इंडिविजुअल इज सेंटेंस टू एटलीस्ट 2 years इन प्रिजन, अगर 2 साल तक जेल में रह गया और ओसीआई कार्ड होल्डर है, तो उसका जो ओसीआई का जो रजिस्ट्रेशन है उसको रिवोक यानी कि खत्म कर दिया जाएगा। दूसरा कंडीशन इन्होंने दिया, जिस केस में
इसके रजिस्ट्रेशन को खारिज किया जाएगा वो है इफ ए चार्जशीट इज फाइल्ड अगेंस्ट देम फॉर एन ऑफेंस कैरिंग ए सेंटेंस ऑफ 7 और मोर इयर्स ऑफ द इम्प्रिजनमेंट। ये ऐसे जो ऑफेंस होते हैं जहाँ पे सजा 7 साल या ज़्यादा होती है, वो थोड़े हीनस ऑफेंस होते हैं, काफ़ी बेकार से माने जाने वाले ऑफेंस होते हैं, काफ़ी सीवियर माने जाते हैं। तो इसमें अगर चार्जशीट हो गया किसी का, तब भी उसका OCI कार्ड का जो है रजिस्ट्रेशन छीन जाएगा। अब यार इसके बारे में बात करिए तो हालांकि पॉलिटी का ये टॉपिक है, तो ये OCI कार्ड जो है इसके बारे में जान लो। ये इंट्रोड्यूस किया गया था 2005 में, एक अमेंडमेंट ला के इसको सिटीजनशिप एक्ट 1955 वाला जो है उसमें अमेंडमेंट ला के OCI कार्ड जो है वो लाया गया था। 2015 में एक और PIO जो होते थे, पर्सन विथ इंडियन ओरिजिन, वो भी कार्ड था, उसमें अलग फायदे थे और OCI का अलग फायदा था। तो दोनों को मर्ज करके सिंगल OCI कार्ड का जो है प्रावधान किया गया था। OCI जो है, OCI इज नॉट टू बी मिसकंडक्टेड एज डुअल सिटीजनशिप। भारत कभी भी डुअल सिटीजनशिप नहीं रखता है। भारत में सिर्फ एक सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान है, मतलब जो भारत के लोग हैं वो सिर्फ इंडियन है, डुअल सिटीजनशिप नहीं हो सकती है भारत में, ठीक है। ऐसा नहीं कि भारत में इंडियन भी है और बाद में कह दे कि बिहार का भी मेरे पास सिटीजनशिप है, या फिर राजस्थान का मेरे पास सिटीजनशिप है, या फिर हरियाणा का मेरे पास सिटीजनशिप है। ऐसा नहीं हो सकता है। भारत में सिंगल सिटीजनशिप लगाया गया है, मतलब हम फॉलो करते हैं। एंड OCI कार्ड जो है इसका मतलब डुअल सिटीजनशिप नहीं समझना है। OCI कार्ड के अपने फायदे, बट सिटीजनशिप नहीं है वो। ग्राउंड फॉर कैंसिलेशन अगर देखेंगे हम, OCI का जो रजिस्ट्रेशन है वो क्या है? रजिस्ट्रेशन जो कि अगर फ्रॉड से कोई लेता है, फ्रॉड डॉक्यूमेंट देके, फ्रॉड क्राइटेरिया को मीट नहीं करता है और फर्जी तरीके से बता के अगर वो रजिस्ट्रेशन कराया है, तो उसका जो है कैंसिल कर दिया जाएगा OCI का रजिस्ट्रेशन। इसके अलावा OCI शोन डिसअफेक्शन टुवर्ड्स द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मान लीजिए किसी को आपने OCI कार्ड दिया, वो एक इंडियन है और दूसरी जगह जाके रह रहा है, इंडियन सिटीजनशिप उसका छीन गया है क्योंकि दूसरी जगह का सिटीजनशिप ले लिया उसने, उसको आपने OCI कार्ड दे दिया और वह जो है भारतीय संविधान को डिसअफेक्ट करता है, डिसअफेक्शन रखता है उससे, नहीं मानता उसको, तो उसका जो है रजिस्ट्रेशन छीन लिया जाएगा। देखो, आप कहीं के भी सिटीजन हो सकते हो, आप US का सिटीजनशिप ले लिया आपने मान लो, बट आपको अगर OCI कार्ड मिला है तो आप भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन को भी रेस्पेक्ट करोगे। सो इट इज नेसेसरी टू डू सो इन द इंटरेस्ट ऑफ सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया एंड द सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, फ्रेंडली रिलेशन ऑफ इंडिया विथ एनी फॉरेन कंट्री और इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक। बेनिफिट्स क्या क्या है? देखो, मैंने बताया था कि OCI कार्ड के बहुत सारे बेनिफिट है, जैसे कि मल्टीपल एंट्रीज हो सकती है, आप भारत में बार बार आ सकते हैं, जा सकते हैं, मल्टीपर्पस यूज कर सकते हैं, लाइफ लॉन्ग वीजा आपको मिल जाएगा इंडिया का, आप एग्जेम्प्टेड रहेंगे फ्रॉम रजिस्ट्रेशन विद द फॉरेन रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर या फिर फॉरेन रीजनल ऑफिसर, क्योंकि आप OCI कार्ड होल्डर हैं तो मल्टीपल एंट्री रहेगी, आपको बार बार फॉरेन रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर के पास नहीं जाना है। तो ये सारे फायदे हैं। इसके अलावा आप इंटाइटल्ड रहेंगे टू जनरल पेरिटी विद द नॉन रेसिडेंट इंडियंस in respect of all facilities available to them in economic, financial and educational fields except in matter of relating to acquisition of agricultural or plantation property। आप जो है OCI कार्ड होल्डर है तो आपको एक ही दिक्कत है कि आप एग्रीकल्चरल लैंड नहीं खरीद सकते, प्लांटेशन प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते, बट जो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी आप ले सकते हैं, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तमाम काम कर सकते हैं। चलिए, अगला जो है वो है इलेक्शन टू द ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देखो, हुआ ये कि जगदीप धनखड़ साहब अपने पोस्ट से हट रहे हैं। सो द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज अनाउंस्ड द इलेक्शन डेट फॉर द 17th वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। हम जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो लोकसभा का इलेक्शन कराती है, ठीक है, यानी कि जो हमारे MP चुने जाते हैं उनका इलेक्शन कराती है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस कराती है, राज्यसभा के इलेक्शंस कराती है, और जो हमारे प्रेसिडेंट हैं और वाइस प्रेसिडेंट हैं उनका भी इलेक्शन करवाती है। तो इसी संदर्भ में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अनाउंस कर दिया है इलेक्शन डेट फॉर द 17th वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए? तो टर्म एंड वैकेंसी जो है
टर्म एंड वैकेंसी, ये एज पर आर्टिकल 67 कहा जाता है कि एक वाइस प्रेसिडेंट होंगे भारत के जो कि 5 साल के लिए सर्व करेंगे। आर्टिकल 68(2) कहता है कि इनका इलेक्शन होगा इस वैकेंसी को भरने के लिए। इलेक्टोरल कॉलेज बनाया जाता है, ये सभी जानते होंगे कि जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है वाइस प्रेसिडेंट का, इसमें प्रेसिडेंट के जैसा सभी लोग नहीं पार्टिसिपेट करते हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा के जो इलेक्टेड और नॉमिनेटेड मेंबर है वो पार्टिसिपेट करते हैं। स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। प्रेजेंट स्ट्रेंथ जो है हमारे लोकसभा और राज्यसभा के एमपी को मिला दिया जाए तो 782 है। वोटिंग सिस्टम जो होता है वो पीआर सिस्टम होता है, जिसको प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। इसको सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के द्वारा, मतलब कि जो रिप्रेजेंटेटिव हैं 782 उनके सबके अपने अपने वोट की वैल्यू है, ठीक है। तो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट करके सीक्रेट बैलेट के द्वारा ये वोटिंग होती है। और ये प्रावधान जो है ये आर्टिकल 66(1) में रखा गया है। अथॉरिटी जो है ये इलेक्शन कराने की वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की है अंडर आर्टिकल 324 एंड थ्रू पावर्स अंडर द प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन एक्ट 1952 के तहत जो है ये इलेक्शन होता है। अब जो ये इलेक्शन का प्रोविजन है वो जान लीजिए कि क्या इलेक्शन प्रोसीजर है वाइस प्रेसिडेंट के लिए। तो सबसे पहले नॉमिनेशन होता है। अगर कोई बंदा अगर कैंडिडेट खड़ा होगा तो उसके लिए 20 ऐसे प्रपोजर होंगे जो कि प्रपोज करेंगे कि ये बंदा हम प्रपोज कर रहे हैं कि ये वाइस प्रेसिडेंट बनना चाहिए। और 20 ही सेकेंडर होंगे, मतलब वो 20 प्रपोजर को 20 सेकेंडर सपोर्ट करेंगे, तब जाके कोई बंदा का नॉमिनेशन होता है। और जो बंदे का नॉमिनेशन होता है उससे 15,000 रुपये डिपॉजिट कराया जाता है। 15,000 रुपये बहुत ज़्यादा नहीं होते, ये रुपये डिपॉजिट कराए जाते हैं ताकि जो है सीरियस कैंडिडेट आए। वोटिंग में देखेंगे तो वोटिंग कंडक्ट की जाती है पार्लियामेंट के हाउस में यूजिंग स्पेशल ईसीआई सप्लाइड पेन्स। फर्स्ट प्रीफर्ड वोट जो है कंपलसरी होता है। सुपरविजन होता है इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपॉइंट करती है आरओ को, यानी कि रिटर्निंग ऑफिसर को, जो कि सेक्रेटरी जनरल होते हैं जनरली राज्यसभा के, एंड ऑब्जर्वर्स कुछ चुने जाते हैं ताकि इलेक्शन फेयर हो। की सेफ गार्ड देखेंगे तो पहला जो है नो पार्टी वीप अलाउड, इसमें कोई भी पार्टी का वीप अलाउड नहीं होता है। वायलेशन ऑफ सिक्रेसी अगर हो गया और यूज ऑफ अनऑथराइज्ड पेन हो गया तो उस वोट को इनवैलिडेट कर दिया जाएगा। एंड ब्राइबरी या फिर अनड्यू इन्फ्लुएंस है अगर इलेक्शन में पता चला बाद में, तो प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन एक्ट के तहत उसको जो है मनाही है, मतलब ब्राइबरी और अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं चलेगा इसमें। आखिरी जो हमारा शॉर्ट न्यूज़ है वो है नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। देखो कोऑपरेटिव सेक्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि हम जानते हैं कि अमूल एक कोऑपरेटिव ही है, ठीक है। इसके अलावा सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है इसमें बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं कोऑपरेटिव मूवमेंट में। तो जो यूनियन कैबिनेट है इट हैज़ अप्रूव्ड द सेंट्रल सेक्टर स्कीम ग्रांट इन एड टू नेशनल कोऑपरेशन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को। अगर हम देखें इस ग्रांट इन एड के बारे में जो कि एनसीडीसी यानी कि नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को मिला है, तो ये जो स्कीम है द स्कीम हैज़ आउटले ऑफ ₹2,000 करोड़ फॉर द पीरियड ऑफ 4 years, जो कि 2025 से 2029 तक का रहेगा, विथ एन एलोकेशन ऑफ ₹500 करोड़ ईच ईयर। The NCDC will serve as the executive agency for the scheme, handling fund disbursement, project monitoring and loan recovery. Grant in aid जो है they are payment in nature of assistance, donations and contributions made by one government to another government. They are guided by Article 275 जिसे हम statutory grants भी कहते हैं, Article 282 के द्वारा भी इसको जो गाइड किया जाता है जिसे हम डिस्क्रिशनरी ग्रांट कहते हैं ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम जानेंगे नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के बारे में। इसका जेनेसिस जो है 1963 में हुआ था, एक एक्ट लाया गया था पार्लियामेंट के द्वारा और ये बना दिया गया था स्टैट्यूटरी कोऑपरेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन, ये बनाया गया था। इसका फंक्शन क्या है, तो जो नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन होता है इट एक्ट हैज़ बीन अमेंडेड टू एक्सपैंड द, अच्छा इस एक्ट को अमेंड किया गया है ताकि एक्सपैंड किया जा सके कॉरपोरेशन एरिया ऑफ ऑपरेशन को, अलाउइंग इट टू असिस्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव्स एंड ब्रॉडेन इट्स फाइनेंशियल बेस ऑल्सो। मैनेजमेंट देखेंगे इसका तो जो एनसीडीसी होती है इट इज़ मैनेज्ड बाय जनरल काउंसिल which has 51 members of course who shape its policies and program, day to day activities ये करता है। these are handled by 12 member board of management।
तो कंक्लूजन देख लीजिए, दिस स्कीम फंड्स मॉडर्नाइजेशन एंड न्यू प्रोजेक्ट्स benefiting millions of farmers by improving their economic conditions, creating widespread employment and strengthening India's vital cooperative sector। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा जो पॉलिटी एंड गवर्नेंस है वो खत्म हुआ। अगला जो टॉपिक आएगा वो इंटरनेशनल रिलेशन आएगा।